18, 19, 20, 21, 22, 23। आप पर एक इल्जाम है कि आपने ढेर सारे कश्मीरी पंडितों की जान ली है। कश्मीरी पंडित को बेदखल करने का घाव 32 साल बीतने के बाद भी हरा है। जिन लोगों ने इसे भोगा है उनके लिए तो यह नासूर है। यहाँ हुए नरसंहार के बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। यह सब हो रहा था तब भी कोई हलचल नहीं हुई थी। विद विनोद चोपड़ा, जो कि खुद कश्मीरी हैं, ने फिल्म शिकारा के जरिए यह बात दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन उनका प्रयास बहुत ही कमज़ोर साबित हुआ था। द ताशकंद फाइल्स के जरिए निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी मौत को लेकर कुछ खुलासे किए थे। अब उन्होंने कश्मीर की सबसे गंभीर समस्या पर फिल्म बनाई है। विवेक की यह फिल्म दर्शाती है कि किस तरह से कट्टरपंथियों ने कश्मीरी पंडितों का जीना बेहाल कर उन्हें कश्मीर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। तत्कालीन फारूक अब्दुल्ला सरकार तमाशा देख रही थी, जबकि उनकी नाक के नीचे से कश्मीर की आज़ादी की मांग और पंडितों के साथ दुर्व्यवहार का नंगा नाच हो रहा था। पुलिस और मीडिया को भी फिल्म कटघरे में खड़ा करती है। युवा पीढ़ी का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचार देख दर्शक दहल जाते हैं। यह ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जानी चाहिए, जिससे विश्वसनीयता बढ़ती है। फिल्म इसलिए बनाई गई ताकि बात ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। इस फिल्म का रिलीज़ से पहले बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं किया गया, लेकिन दर्शकों में इस फिल्म को लेकर भारी उत्सुकता है। ये शायद इसलिए कि वे जो देखना चाहते हैं उसी अंदाज में बात को कहा गया है। फिल्म शुरू होती है उस सीन से जिसमें बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। कुछ कश्मीरी मुस्लिम लड़के शिवा नामक हिंदू लड़के से कहते हैं कि वह पाकिस्तान जिंदाबाद कहे। इसी बीच मुस्लिम युवाओं की भीड़ आ जाती है और पंडितों के घर में आग लगा देती है। उनका कहना है, रालियो तसालियो या गालियो, अर्थात या तो मुस्लिम बनो या मरो या फिर कश्मीर छोड़ो। पुष्कर नाथ पंडित यानी अनुपम खेर की कहानी के जरिए कश्मीर के हालात दिखाए गए हैं। कुछ आतंकी पुष्कर के घर में घुस जाते हैं क्योंकि पड़ोसियों ने विश्वासघात किया है। अपने ससुर पुष्कर नाथ को बचाने के बदले में उनकी बहू को अपने पति के खून के साथ चावल खाने पड़ते हैं। ऐसा हकीकत में भी हुआ है। यह ऐसा सीन है जिसे देख सिनेमा हॉल में सन्नाटा पसर जाता है। पुष्कर नाथ कश्मीर छोड़ देता है। उसके पोते का प्रोफेसर राधिका मेमन यानी पल्लवी जोशी कश्मीर की आज़ादी को लेकर ब्रेन वॉश कर देती है। मरने से पहले पुष्कर अपने पोते से वादा लेता है कि मरने के बाद उसकी अस्थियां कश्मीर स्थित उनके घर में विसर्जित की जाएं। पुष्कर की मृत्यु के बाद कृष्णा कश्मीर जाता है, जहां उसके दादा के दोस्त ब्रह्मा यानी मिथुन चक्रवर्ती, डॉक्टर महेश कुमार यानी प्रकाश बेलावड़ी, हरि नारायण यानी पुनीत ईश्वर और विष्णु राम यानी अतुल श्रीवास्तव से उसकी मुलाकात होती है। इनमें से कोई पुलिस में था तो कोई पत्रकार। ये लोग कृष्णा 1990 में हुए हालातों के बारे में बताते हैं। तो सच्चाई जानने के बाद वह सभी को इस बारे में बताने का फैसला करता है। वह कहता है कि कश्मीर में हुई इस घिनौनी घटना के बारे में हमें क्यों नहीं बताया गया। उसका यह कहना कई सवाल खड़े करता है, जैसे क्या तत्कालीन राज्य और केंद्र सरकारों ने इस मामलों को दबाया था, क्या मीडिया ने अपना रोल सही तरीके से नहीं निभाया था। विवेक ने फिल्म की कहानी को सच्चे दस्तावेजों और सच्ची कहानियों को जोड़कर आगे बढ़ाया है। उन्होंने टेलीकॉम इंजीनियर बीके गंजू हत्याकांड को पुष्कर के बेटे की हत्या से जोड़ा है। नदी मार्ग हत्याकांड का भी उल्लेख है, जिसमें 24 हिंदुओं को लश्कर ए तोयबा के लोगों ने हत्या कर दी थी। लोगों को कटिंग मशीन से चीर दिया गया था। और फिल्म के क्लाइमैक्स में आतंकवादियों का सरगना बिट्टा यानी चिन्मय मंडलेकर भी एक महिला को ऐसी ही सजा देता है। फिल्म को लेकर अहम सवाल इसकी सत्यता को लेकर है। क्या जो कुछ दिखाया गया है वो सच है? विवेक रंजना अग्निहोत्री का झुकाव किस दल की ओर है, ये भी सभी जानते हैं। इसका जवाब यह है कि विवेक ने कई सच्ची घटनाओं को फिल्म से जोड़ा है, काफ़ी रिसर्च भी किया है। फिल्म में दिखाई गई बातें सच्चाई के काफ़ी करीब हैं। गैर मुस्लिमों के लिए आतंकवादियों ने कश्मीर में क्या स्थिति पैदा की थी, खोजिए। ज़्यादातर बातें आपको फिल्म में मिलेंगी। किसी कश्मीरी पंडित से मिलिए जिनके बाप दादाओं को कश्मीर छोड़ना पड़ा था। वे लोग हाल सुनाएंगे, वो भी आपको फिल्म के करीब मिलेगा। विवेक ने कई बात समेटने के चक्कर में फिल्म को बहुत लंबा कर दिया है। इंटरवल के बाद कई बातें उनके हाथ से छूटती नजर आती हैं। फिल्म की अवधि कम होती तो इसकी मारक क्षमता और बढ़ जाती। तकनीकी चमक फिल्म से नदारद है, जो कि आज की फिल्मों के लिए महत्वपूर्ण बात होती है। लेकिन फिल्म का विषय ही इतना पावरफुल है कि इसके तले कई बातें दब जाती हैं। फिल्म के कम बजट के कारण ही फिल्म की मेकिंग पर असर हुआ है। आर्टिकल 370 हटा दी गई है। अभी भी लोग क्यों मारे जा रहे हैं, अब क्या हालात हैं वहाँ, इन बातों को भी फिल्म में जगह मिलनी थी। अनुपम खेर ने कमाल की एक्टिंग की है। वह खुद मुक्तभोगी हैं, इसलिए इमोशंस को अच्छी तरह समझते हैं। अपने अभिनय के बल पर वे कई जगह दर्शकों की आंखों में आंसू ला देते हैं। दर्शन कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, चिन्मय मांडलेकर सहित सारे कलाकारों का अभिनय शानदार है। कश्मीरी पंडितों के साथ जो बर्ताव हुआ है उसे पर्दे पर देखना भी आसान बात नहीं है। इसी से उनकी पीड़ा को समझा जा सकता है। यह फिल्म इतिहास का एक पन्ना है
जिसके बारे में कम लोग जानते हैं। सच्चाई से रूबरू होने के लिए यह फिल्म देखी जा सकती है। विवेक अग्निहोत्री ने बतौर निर्देशक बुद्धा इन ए ट्रैफिक जैम से जो अलग लेक हिंदी सिनेमा में पकड़ी है, वह दिन पर दिन गाढ़ी होती जा रही है। कौन सोच सकता है कि चॉकलेट और हेट स्टोरी बनाने वाले निर्देशक का हृदय भी परिवर्तन हो सकता है। लेकिन वह कहावत है ना कि देर आए पर दुरुस्त आए। विवेक का मसाला भी कुछ वैसा ही है। विवेक का मसला भी कुछ ऐसा ही है। विवेक ने अपनी पिछली फिल्म द ताशकंद फाइल्स से दुनिया भर के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। फिल्म 3 साल पहले की स्लीपर हिट फिल्म रही। उसी फिल्म का डीएनए विवेक अब अपनी नई फिल्म द कश्मीर फाइल्स में लेकर आए हैं। पिछली बार उन्होंने इतिहास की मैली चादर से ढकी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की हत्या की असलियत को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की थी। इस बार उन्होंने कश्मीर की सबसे गंभीर समस्या का नकाब नोचा है। सामने जो कुछ आता है वह भीतर का हिला देने वाला है। लोग कह सकते हैं कि फिल्म में तकनीकी कमाल नहीं है, लेकिन इस फिल्म का कमाल इसका सच है। वह सच जिसे वह सकने की हिम्मत कश्मीर से निकले तमाम निर्देशक तक नहीं दिखा पाए। फिल्म द कश्मीर फाइल्स एक तरह से इतिहास की उन फाइल्स को पलटने की कोशिश है जिनमें भारत देश में बीभत्स नरसंहारों के चलते हुए सबसे बड़े पलायन की कहानी है। देश में कश्मीर पंडित ही शायद इकलौती ऐसी कौम है जिसे उनके घर से आज़ादी के बाद बेदखल कर दिया गया है और करोड़ों की आबादी वाले इस देश के किसी भी हिस्से में कोई हलचल तक नहीं हुई। जिस कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक होने वाले देश का दम बार बार बड़े बड़े नेता भरते रहे हैं, उसे हालात की यह वानगी किसी भी इंसान को सिहरा सकती है। कोई 32 साल पहले शुरू होती फिल्म की कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे लम्हे से होती है जो क्रिकेट के बहाने एक बड़ी बात बोलती है। घाटी में जो हुआ वह दर्दनाक रहा है, उसे पर्दे पर देखना और दर्दनाक है। आतंक का एक ऐसा चेहरा है जिसे पूरी दुनिया को दिखाना बहुत जरूरी है। कहानी कहने में इसके एक डॉक्यूमेंट्री बन जाने का भी खतरा था, लेकिन सच्चाई लाने के लिए खतरों से किसी को तो खेलना होगा। सिनेमा के लिहाज से फिल्म सिंडलर्स लिस्ट तक पहुंचने की कोशिश करती फिल्म है। यहाँ का नरसंहार भले उस पैमाने का ना हो, लेकिन इस भयानक और भीतम सा एहसास उससे कुछ कम भी नहीं है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स पूरी तरह से विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है। फिल्म की रिसर्च इतनी तगड़ी है कि एक बार फिल्म शुरू होती है तो दर्शक इससे आखिर तक बाहर नहीं निकल पाते। वे एंड क्रेडिट्स के वक्ता एकदम गुमसुम और खामोश से बस खड़े के खड़े रह जाते हैं और पता नहीं चलता कि पूरा हाल खड़े होकर एक निर्देशक के कर्म को शाबाशी दे रहा है। शिकायत कुछ लोगों को ये हो सकती है कि फिल्म अपने विषय के हिसाब से कैनवास का विस्तार नहीं पा सकी और फिल्म को तकनीकी रूप से और बेहतर होना चाहिए था। लेकिन जिन हालात और जिस बजट में यह फिल्म बननी दिखती है, उसमें ऐसी कोई भी उम्मीद इस फिल्म से नहीं करनी चाहिए। मौजूदा दौर में सिनेमा की कड़वी सच्चाई यही है कि एक तेलुगु फिल्म का हिंदी संस्करण एक हिंदी फिल्म से ज़्यादा स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर कहीं इसी तरह का शोर शराबा नहीं, कहीं किसी तरह का हैशटैग रिलीज से पहले ट्रेंड करने में किसी बड़ी सेलिब्रिटी का सहयोग भी नहीं। यह फिल्म अपना प्रचार अपने आप करती है। बतौर निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने इस फिल्म में जज्बात बोए और एहसास काटे हैं। चिनार जैसे ऊंचे इम्तिहान में वह पूरे नंबरों के साथ पास हुए हैं, तो बस इसलिए कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने वाले कलाकारों और तकनीशियनों ने फिल्म में काबिल तारीफ काम किया है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को इसके कलाकारों की बेहतरीन अदाकारी के लिए भी देखा जाना चाहिए। अनुपम खेर अरसे बाद अपने पूरे रंग में दिखे हैं। वह पर्दे पर जब भी आते हैं दर्द का एक दरिया सा उफान आता है और दर्शकों को अपने साथ बहा ले जाता है। उनका अभिनय फिल्म में ऐसा है कि इसे देखने के बाद अगले साल का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उनके नाम होना बनता है। दर्शन कुमार ने फिल्म के अतीत को वर्तमान से जोड़ने का शानदार काम किया है। उनके कैंपस वाले भाषण और इस दौरान उनकी भाव भंगिमाएं देखने लायक हैं, जिनमें मांडलेकर का अभिनय फिल्म की एक और मजबूत कड़ी है। तकनीकी तौर पर फिल्म बहुत कमाल की भले न हो, लेकिन उदय सिंह मोहिल्ले ने अपने कैमरे के सहारे फिल्म का दर्द धीरे धीरे रिश्ते देने में कामयाबी पाई है। फिल्म की अवधि इसकी सबसे बड़ी कमजोर कड़ी है। फिल्म की अवधि कम करके इसका असर और मारक किया जा सकता था। फिल्म का संगीत कश्मीर के लोग से प्रेरणा पाता है और हिंदी भाषी दर्शकों को इसे समझाने के लिए विवेक ने मेहनत भी काफ़ी की है। मुख्य धारा की फिल्म के हिसाब से फिल्म का संगीत हालांकि कमज़ोर है, लेकिन इस सब के बावजूद फिल्म द कश्मीर फाइल्स कथानक के लिहाज से इस साल की एक दमदार फिल्म साबित होती है। दो शब्द जो हर इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहता है, पहला आज़ादी और दूसरा घर। इन दोनों के बिना जानवर और इंसान के बीच कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ही सोचें कि कैसे लोग जीते होंगे जिनके पास यह दोनों ना हो।
द कश्मीर फाइल्स वह फिल्म है जिसका बॉलीवुड में बनना ही अपने आप में एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट है। मतलब कि जिसने अभी तक इस फिल्म को देखा है उसने इतिहास लिख दिया है, क्योंकि आज के ज़माने में पब्लिक को चाहिए मिर्च मसाला, सच्चाई नहीं। कहानी एक कॉलेज में पढ़ने वाले मॉडर्न विचारों से भरे स्टूडेंट लीडर कृष्णा की है। कहानी एक कॉलेज में पढ़ने वाले मॉडर्न विचारों से भरे स्टूडेंट लीडर कृष्णा की है, जिसको पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट है। राजनीति से इनके प्यार की वजह यह भी है कि वह स्टूडेंट कश्मीर की धरती पर पैदा हुआ है, वहाँ जहाँ बच्चा ABCD से पहले बंदूक की गोली सुन लेता है। कॉलेज में कृष्णा की एक गुरु माता भी है, जिनके हिसाब से कश्मीर पे बहुत जुल्म होते आए हैं। और तो और यह इंडिया के नक्शे पे छपे हुए कश्मीर को झूठा मानती है, क्योंकि उनके हिसाब से यह ज़बरदस्ती है। सच का पता लगाने कृष्णा कई सालों बाद अपनी जन्म धरती कश्मीर लौटता है। यहाँ इनके कानों में एक नया शब्द सुनाई पड़ता है, कश्मीरी पंडिट्स। लेकिन गुरु माता के हिसाब से कश्मीरी पंडित बड़े दांत वाले राक्षस हैं, जिन्होंने मासूम बेचारे असली कश्मीरियों का जीना हराम कर दिया है। तो यह थोड़ा भड़क गए और वहाँ के पंडितों से बदला लेने के लिए लड़ गए। तो अब कृष्णा इन सभी कश्मीरी पंडितों की पहेली सुलझा पाएगा या खुद उस पहेली का हिस्सा बन के गंगा बहरा बनकर मर जाएगा? इसका जवाब आपको इस फिल्म में मिलता है। फिल्म के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप टिकट बुक करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे? जवाब है फैक्ट्स। इस फिल्म में कोई मसाला, कोई फिक्शनल ऐड नहीं दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स दिखाए गए हैं, जो आज तक आंखों के सामने होते हुए भी नहीं दिखे। फिल्म को बनाया है इससे ज़्यादा नेचुरल तरीके से। 3 घंटे आप ज़मीन पर अपने पैरों को महसूस कर सकते हैं, जैसे मानो आंखों के सामने CCTV वीडियो चल रहा हो, कोई फिल्म नहीं। यह बात किसी से छुपी तो नहीं है कि फिल्म के अंदर कहानी नहीं बल्कि सच दिखाया गया है, इसलिए हर एक सीन में आपके साथ एक बहुत बार इमोशनल फील होगा। दर्द, गुस्सा, प्यार, नफरत, बदला लेने की इच्छा और सबसे ज़्यादा असहाय फील करना, यह सब कुछ थिएटर से बाहर निकलने के बाद भी आपके साथ होता रहेगा। तारीफ करनी होगी विवेक अग्निहोत्री की कि उन्होंने फिल्म के अंदर हर एक कैरेक्टर, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, हर किसी को पूरी बारीकी से तैयार किया है। नेगेटिव कैरेक्टर जो कर रहे हैं उनसे आप नफरत के लिए मजबूर हो जाएंगे। इतिहास के पन्नों में कई ऐसी दर्दनाक घटनाएं दर्ज हैं जिसने इंसानियत और समाज दोनों को न सिर्फ शर्मसार किया बल्कि ऐसा जख्म दिया जिसके निशान आज भी मिलते हैं। कश्मीर से अल्पसंख्यक हिंदू पंडितों का पलायन उनकी दुर्दशा की एक ऐसी सच्ची त्रासदी है। द कश्मीर फाइल्स एक ऐसी फिल्म है जो आपको भावात्मक रूप से जगाती है। यह 1990 के दशक की कश्मीर घाटी को दिखाती है, कश्मीरी पंडितों पर आतंकियों के जुल्म को दिखाती है, इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा पंडितों को उनके घर से भगाने के लिए मजबूर किए जाने की सच्ची कहानी है। जिस मिट्टी पर आपने जन्म लिया, जिस आंगन में आपका बचपन खेला, जिन गलियों में आपने अपनी जवानी काटी, उस मिट्टी, उस आंगन और उन गलियों को हमेशा के लिए छोड़ना पड़े, अपने देश ही में रिफ्यूजी की तरह ज़िंदगी बसर करनी पड़े, इस दर्द का जिक्र करना जितना आसान है उसे सहन करना उतना ही मुश्किल। द कश्मीर फाइल्स उस त्रासदी का दंश झेल चुके ऐसे ही लोगों की सच्ची कहानियों पर आधारित है, वो जिन्हें शरणार्थी कहा गया। फिल्म एक तर्क देती है कि यह सिर्फ एक पलायन नहीं था बल्कि एक बार बार नरसंहार था जिसे राजनीतिक आड़ों से दबा दिया गया। ये लोग लगभग 30 साल से निर्वासन में रह रहे हैं। उनके घरों और दुकानों पर अब इतने वक्त में स्थानीय लोगों ने कब्जा कर लिया है। कश्मीरी पंडित आज भी न्याय की उम्मीद करते हैं और सबसे ज़रूरी बात यह कि उन्हें उनका सम्मान, उनकी पहचान मिलनी चाहिए। यह दिलचस्प है कि सिनेमाई पर्दे पर अब भी इन विस्थापित परिवारों के दर्द को कुछ एक बार ही उकेरा गया है। आप चाहे किसी भी विचारधारा से हो, आस्था से हो या पीड़ा, किसी भी आवाज़ को दबाना एक बुरे सपने की तरह है। कश्मीर वो स्वर्ग है जो कहीं खो गया है। आतंकवाद, सीमा पर तनाव, मानवीय संकट, अलगाववादी आंदोलन और एक लड़ाई खुद के लिए। आज कश्मीर इसी में व्यस्त है। वो कश्मीर में कभी समृद्ध था, जहाँ एक साथ कई संस्कृतियाँ थी, लेकिन अब वह विवादित क्षेत्र लगातार घटते बढ़ते तनाव के बीच खुद को स्थिर करने के लिए जद्दोजहद में डूबा हुआ है। द कश्मीर फाइल्स वह जख्म के बैंड एंड हटाने जैसा है जो काफ़ी गहरा है। 3 घंटे से भी कम इस फिल्म में समय के बहाने सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुरानी कहावत है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, जिनमें विवेक अग्निहोत्री की यह फिल्म पलायन की त्रासदी की समीक्षा करती है। यह उस दौरान के रिपोर्टों पर आधारित है, कश्मीर पंडितों द्वारा कही जा रही खुद की कहानी पर आधारित है। धर्म के कारण उनके साथ जो क्रूरता हुई, फिल्म इस पर भी बात करती है।
फिर चाहे वह टेलीकॉम इंजीनियर बीके गंगू की चावल के बैरल में हत्या हो या नदी मार्ग हत्याकांड, जहां 24 कश्मीरी पंडितों को सेना की वर्दी पहने आतंकवादियों ने मार दिया था। फिल्म इन सच्ची घटनाओं के एक उम्र दराज राष्ट्रवादी पुरस्कारनाथ पंडित, उनके 4 सबसे अच्छे दोस्त और उनके पोते कृष्णा की आंखों से देखते हैं। यह अपने अतीत से बेखबर कृष्णा के लिए भी सच की खोज की कहानी बताती है। पुराने जख्मों से पट्टी हटाना समाधान नहीं है, लेकिन इलाज भी तभी संभव है जब चोट को स्वीकार कर लिया जाए। विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म में बार बार घटनाओं को दिखाने में कहीं भी संकोच नहीं किया है, न ही उस पर कोई फिल्टर डाला है ताकि उसके प्रभाव को कम किया जा सके। ऐसे में हम पर्दे पर जो भी देखते हैं वह बहुत ही गंभीर और गहन भी है। कहानी थोड़ी उलझी हुई जरूर है, लेकिन इसमें सीधी सपाट बात न होकर उसने कहा इसने कहा वाली बात ज्यादा है। ऐसे में आप फिल्म के कैरेक्टर से जुड़ नहीं पाते। फिल्म में कई मुद्दों को समेटने की कोशिश की गई है। इसमें जेएनयू की बात है, मीडिया की तुलना आतंकवादियों की रखेल से की गई है, विदेशी मीडिया पर सिलेक्टिव सपोर्टिंग का आरोप लगाया गया है, भारतीय सेना, राजनीतिक युद्ध, अनुच्छेद 370 और पौराणिक कथाओं से लेकर कश्मीर के प्राचीन इतिहास तक फिल्म में सब कुछ एक साथ दिखा दिया गया है। यह जरूर है कि पुरस्कारनाथ पंडित और उनकी कहानी आपकी आंखें नम करती है, लेकिन फिर यह फिल्म कहीं ना कहीं खो जाती है। यह ज़्यादा लंबी लगने लगती है, जिसमें डिटेलिंग की कमी है। ऐसा लगने लगता है कि अराजकता अधिक हो गई है और संदर्भ कम। इसी बीच अपने अंदर एक असहमत का भाव भी जगता है। किरदार एक तरफा कहानी लेकर बढ़ते हैं, जिस कारण संतुलन बिगड़ जाता है। फिर ऐसा लगने लगता है कि यह सब एक औपचारिकता है। अनुपम खेर ने एक बार फिर जबरदस्त एक्टिंग की है। वह अपने परफॉर्मेंस से दिल दहला देते हैं। पर्दे पर उन्हें देखकर उनके दर्द को समझते हुए आपका गला भी बैठ जाता है। वह अपने खोए हुए घर के लिए तरस रहे एक इंसान के रूप में बेहतरीन है। पल्लवी जोशी भी उतनी ही प्रभावशाली रही। बतौर दर्शक आपको यह कमी खलती है, जोशी के किरदार में कुछ और होना चाहिए था। चिन्मय मांडलेकर और मिथुन चक्रवर्ती ने अपने अपने रोल के साथ न्याय किया है। कश्मीरी पंडितों के पलायन और उस त्रासदी पर इससे पहले विनोद चोपड़ा रोमांटिक ड्रामा शिकारा लेकर आए थे। तब उनकी खूब आलोचना हुई थी कि उन्होंने फिल्म में कश्मीरी पंडितों के दर्द पर ज़्यादा फोकस नहीं किया। हालांकि वह फिल्म आपको उनकी संस्कृत, दर्द और निराशा की स्थिति को बेहद करीब लेकर जाती है, लेकिन विवेक अग्निहोत्री ऐसा नहीं करते। वह उस दर्द को भी बेधड़क दिखाते हैं और उसमें राजनीति और उग्रवाद को सबसे आगे रखते हैं। अपने घर से बेघर होने दर्द फिल्म के बैकग्राउंड में घोड़ाता रहता है। द कश्मीर फाइल्स का केंद्रीय पात्र कृष्णा पंडित नाम का लड़का है, जिसके दादा पुष्कर नाथ को 1990 में कश्मीर छोड़ना पड़ा। आज भी उसका सपना है कि वो एक बार वापस अपने घर जा सके। कृष्णा दिल्ली में ईएनयू नाम के टॉप कॉलेज में पढ़ता है। वो कॉलेज इलेक्शन में खड़ा होता है। आगे का लब्बा लुबाब यह है कि कृष्णा कहीं सुनी बातों पर विश्वास करने के बजाय खुद कश्मीर जाकर देखता है कि वहाँ क्या चल रहा है। इस दौरान उसे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा राज पता चलता है, जो जीवन और कश्मीर के प्रति उसका पर्सपेक्टिव बदल देता है। फिल्म में अनुपम खेर ने पुष्कर नाथ के कश्मीरी पंडित का किरदार निभाया है, जो उस बर्बर एक्सोड का शिकार हुआ था। ये कैरेक्टर उनके काफ़ी करीब लगता है। वे खुद एक कश्मीरी पंडित हैं और इमोशनल सीन्स में कश्मीरी भाषा में बात करते हैं, जो उनके कैरेक्टर को ऑथेंटिक बनाने में मदद करता है। उनके पोते कृष्णा के रोल में दर्शन कुमार हैं। फिल्म में कुछ सीक्वेंस में दर्शन कॉलेज स्टूडेंट बने दिखाई देते हैं, हालांकि वे कन्विंसिंग तरीके से कॉलेज स्टूडेंट नहीं लगते। फिल्म के क्लाइमैक्स में उनके हिस्से एक लंबी चौड़ी स्पीच आती है, जिसमें वे ठीक लगते हैं। पल्लवी जोशी ने राधिका मेमन नाम की ईएनयू प्रोफेसर का रोल किया है। ईएनयू जेएनयू से मिलता जुलता नाम है। एक सीन में राधिका मेनन का किरदार कृष्णा को सलाह देते हुए कहता है कि हर कहानी में एक विलन होता है। इस कहानी में विलन राधिका मेनन को बताया गया है। यहाँ पर ये डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू या ऑडियोलॉजी हो जाती है, क्योंकि वह विचारधारा के आधार पर अगर किसी को विलन पोर्ट्रे करता है तो ये काम किसी भी विषय में किया जा सकता है। ये तो हो गए फिल्म के 3 प्राइमरी कैरेक्टर। इसके अलावा फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, प्रकाश बेलावड़ी, पुनीत इस्सर और अतुल श्रीवास्तव भी हैं। उन्होंने पुष्कर नाथ के 4 दोस्तों का रोल किया है। इन 4 दोस्तों का काम है वो कृष्णा को बताए कि उनके माता पिता के साथ असल में क्या हुआ था, मतलब उनकी डेथ कैसे हुई थी। द कश्मीर फाइल्स की अच्छी चीज़ ये है कि वो अपने नेगेटिव को लेकर बहुत पैशनेट हैं, लेकिन ऐसा करते हुए क्राफ्ट पर उनका खासा ध्यान नहीं रहता। यानी सिनेमाई तौर पर आप फिल्म में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं पाते।
स्क्रीन प्ले की गुथाई ज़बरदस्त नहीं है। आप ट्रीटमेंट के स्तर पर इसे बहुत यूनिक फिल्म नहीं कह सकते। वो बेसिक सिनेमा टूल्स का इस्तेमाल करती है अपनी बातों का असर छोड़ने के लिए। मसलन फिल्म में एक सीन है जिससे 25 लोगों को गोली मारी जाती है। ये 25-25 की गोली चलने में स्क्रीन पर दिखाई देती है ताकि दर्शक चाह कर भी इसे भूल न पाएं। कश्मीर फाइल्स ने कश्मीरी पंडितों के जरूरी मानवीय मुद्दे को पूरे जुनून से बड़े पर्दे पर उकेरा है, लेकिन फिल्म गिरे में जाकर चीज़ों को टटोलने की कोशिश नहीं करती। यहाँ सब कुछ ब्लैक या वाइट में ही रखा गया है। कॉलेज प्रोफेसर का किरदार हो या कश्मीर के तकरीबन सारे मुसलमान, सबको इसमें विलन की माफिक दिखाया गया है। ये तथ्यात्मक कितना है और विचारात्मक कितना है, ये टटोलने की कोशिश दर्शक को करनी है। द कश्मीर फाइल्स में एक संवाद है। टूटे हुए लोग अपनी कहानी सुनाते नहीं, उनकी कहानी सुननी पड़ती है। आहत सभ्यताओं के बारे में भी यह बात सटीक बैठती है। भारतीय सभ्यता की कहानी भी लंबे समय से फिल्मी दुनिया में सही ढंग से नहीं सुनी गई। अब अरसे बाद द कश्मीर फाइल्स के रूप में आहत भारतीय सभ्यता के एक अध्याय को दिल से सुनने का प्रयास हुआ है। पर्दे पर एक अमानवीय अध्याय को कहने की साहस से कोशिश हुई है, क्योंकि फिल्मी दुनिया का समाज पर एक ज़बरदस्त प्रभाव है। इसलिए इस नई कोशिश को लेकर समाज में एक अभूतपूर्व आक्रोश और उद्वेलन दिख रहा है। संभवतः बाहुबली सीरीज के बाद यह पहली ऐसी फिल्म है जिसको लेकर भारतीय समाज इतना उद्वेलित है। अधिक स्क्रीन देने का दबाव या फिर फ्री टिकट उपलब्ध कराने जैसी खबरें यह साबित करती हैं कि इस फिल्म को लेकर समाज किस तरह उत्साहित है। ऐसा कहा जा सकता है कि बाहुबली से भारतीय सिनेमा में बदलाव की जो यात्रा शुरू हुई, वह अब एक नए पड़ाव पर पहुंच गई है। भारतीय यथार्थ को बेझिझक होकर कहने का आत्मविश्वास भारतीय सिनेमा ने द कश्मीर फाइल्स के साथ हासिल कर लिया है। इस फिल्म की ताकत तकनीकी नहीं पटकथा है, इसकी कहानी और अभिनय है। कभी डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी के धारावाहिक चाणक्य का उदाहरण उसकी पटकथा के लिए दिया जाता था। इसमें ऐतिहासिक और सभ्यतागत विमर्श को जिस तरह से पटकथा में कुशलता के साथ बुना गया, उसने चाणक्य को संवाद के आम भारतीय के संवाद और तर्क का हिस्सा बन गया। बाद में ए ब्रिटेन डे जैसी फिल्मों ने अपनी कसी हुई कहानी और सधी हुई पटकथा के लिए प्रसिद्धि पाई। द कश्मीर फाइल्स पटकथा और कहानी बुनने की कला को नई ऊंचाई देती है। घटनाओं के सच को जिस तरह से कहानी और पटकथा में डाला गया है, वह दर्शक को झकझोर कर रख देता है। एक ऐसे दौर में जब एनिमेशन 3D फिल्में सफलता के झंडे गाड़ रही हैं, तब द कश्मीर फाइल्स की सफलता इसे और भी खास बना देती है। मीडिया वाले बाहर से नहीं, अंदर से बदलते हैं। जो नदरू नहीं जानता वह कश्मीर नहीं जानता, और जब तक सच जूते पहनता है तब तक झूठ दुनिया का चक्कर लगा के आ जाता है। जैसे संवाद दर्शक की समझ और जेहन दोनों को बदल देते हैं। द कश्मीर फाइल्स को देखने के बाद युवाओं में आश्चर्य, आक्रोश और उत्साह अधिक है। अधिकांश युवाओं को ऐसा लगता है कि किसी झूठी दुनिया से निकलकर उन्हें याकाया कठोर सच्चाई से रूबरू करा दिया गया हो। युवाओं को यह भी लगता है कि जब 3 दशकों पहले घटनाओं के बारे में झूठ और भ्रम रचा जा सकता है, तो सुदूर भारतीय इतिहास के साथ किस कदर खिलवाड़ किया गया होगा, उसका केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। कहानी को जिस साहस के साथ कहा गया है, वह इस फिल्म को एकदम अलहदा बना देती है। ऐसी खबरें आई थी कि फिल्म उरी लंबे समय तक इसलिए फंसी रही क्योंकि उनके संवाद में 72 हुरों का जिक्र था। बाद में यह संवाद बदलना पड़ा। इस फिल्म में शब्दों, दृश्यों और विषयों को लेकर झिझक तोड़ी है। फिल्म में काफिर, आतंकवाद, समस्यावाद जैसे शब्दों का खुलकर इस्तेमाल हुआ है। अत्याचार के दृश्यों को पूरे संजीदगी के साथ फिल्माया गया है। मीडिया, पुलिसिया तंत्र और प्रशासन पर ऐसे संदर्भों के साथ तंज कसे गए हैं जिनका उपयोग अभी तक भारतीय सिनेमा करने से बचता रहा है। सिनेमा का उपयोग भारत के सार्वजनिक विमर्श को प्रभावित करने के लिए प्रतिस्पर्धी शक्तियाँ करती रही है। अब भारत ने इस नए हथियार को समझकर ऐसी शक्तियों को उत्तर देना प्रारंभ किया है। आख्यानों की दुनिया में द कश्मीर फाइल शुरुआती लेकिन साहसी और प्रभावी प्रत्युत्तर है। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म में अनुच्छेद 370 से लेकर कश्मीर के इतिहास और पौराणिक कथाओं पर भी बात की गई है। इस फिल्म में इस बात का जिक्र प्रमुखता से किया गया है कि कैसे राजनीतिक कारणों से कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को सालों साल दबाकर रखा गया। फिल्म की कहानी 1990 के दशक से शुरू होकर मौजूदा साल तक पहुँचती है। दिल्ली में पढ़ रहा कृष्णा यानी दर्शन कुमार अपने दादाजी पुरस्कार नाथ पंडित यानी अनुपम खेर की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए श्रीनगर आता है। कश्मीर के अतीत से बेखबर वो अपने परिवार से जुड़ी सच्चाई की खोज में लग जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात अपने दादाजी के 4 दोस्तों से होती है। उनके बीच धीरे धीरे कश्मीरी पंडितों के पलायन और नरसंहार की चर्चा शुरू होती है और कहानी पहुँचती है 1990 में। फिल्म में आगे दिखाया गया है कि किस तरह कश्मीर की गलियों में आतंकी बंदूकें लेकर घूमते हैं और कश्मीरी पंडितों को ढूंढ ढूंढ कर मारते हैं।
क्या बुजुर्ग, क्या महिला आतंकी बच्चों को तक नहीं छोड़ते। फिल्म में ये हास्य देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। आप कल्पना करने लग जाएंगे कि कैसा भय का माहौल होगा उस वक्त। कश्मीरी पंडितों पर हुई तमाम हिंसा को दिखाती इस फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि कैसे उस वक्त राज प्रशासन भी असहाय हो गया था। एक्टिंग की बात करें तो अनुपम खेर अपने अभिनय से आपके दिल में उतर जाएंगे। वही मिथुन चक्रवर्ती ने शानदार काम किया है। इनके अलावा फिल्म में दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी, प्रकाश बेलावड़ी, पुनीत ईसर, अतुल श्रीवास्तव, चिन्मय मांझलेकर, भाषा संभली भी अहम किरदार में नजर आए हैं। विवेक अग्निहोत्री ने सालों रिसर्च कर इस फिल्म की कहानी पर काम किया है, जो स्क्रीन पर साफ नजर आता है। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन और नरसंहार की इस कहानी में निर्देशक ने कई मुद्दों को छुआ है। निर्देशक ने खास तौर पर 3 किरदारों के जरिए कश्मीरी पंडितों की पीड़ा दिखाने की कोशिश की है। हालांकि कहानी में कई बार चीज़ों को दोहराया भी गया है, जो आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जिंदगी और रहस्यमयी मौत पर प्रकाश डालती एक फिल्म द ताशकंद फाइल्स साल 2019 में रिलीज हुई थी। विवेक रंजन अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी इस फिल्म के जरिए शास्त्री जी की मौत पर नए सिरे से बहस की गई थी कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई थी, उसके लिए जिम्मेदार कौन था, आखिर उनकी मौत के रहस्य से आज तक पर्दा क्यों नहीं उठाया गया, क्या उसमें भारत के किसी राजनीतिक दल का भी हाथ था। इन्हीं सवालों के जवाब खोजती इस फिल्म को लेकर काफ़ी चर्चा हुई थी। कुछ इसी तरह के मिजाज की एक नई फिल्म द कश्मीर फाइल्स सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इसका निर्देशन भी नेशनल अवार्ड विजेता निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने किया है। इस फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार और अतुल श्रीवास्तव जैसे दिग्गज अभिनेता अहम किरदारों में हैं। फिल्म द कश्मीर फाइल्स 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के पलायन की ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। कहा जाता है कि कश्मीर से पंडितों को हटाने के लिए उनका वहां नरसंहार किया गया था। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अनुसार साल 1990 में घाटी के भीतर 75,343 कश्मीरी पंडित परिवार थे, लेकिन साल 1990 और साल 1992 के बीच आतंकियों के डर से 70,000 से ज़्यादा परिवारों ने घाटी को छोड़ दिया। साल 1992-2011 के बीच आतंकवादियों ने 399 कश्मीरी पंडितों की हत्या की थी। पिछले 30 सालों के दौरान घाटी में बहुमुश्किल 800 हिंदू परिवार ही बचे हैं। साल 1941 में कश्मीरी हिंदुओं का आबादी में हिस्सा 15% था, लेकिन साल 1991 तक उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 0.1% ही रह गई। अपनी मातृभूमि और कर्मभूमि से विस्थापित होने के कश्मीरी पंडितों के इस दर्द को व्यापक रिसर्च के बाद पहले पर्दे पर पेश किया जा रहा है। अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती जैसे कलाकारों से सजी फिल्म की रिलीज से पहले जम्मू में कश्मीरी पंडितों के लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार फिल्म जब खत्म हुई तो वहां मौजूद कई दर्शक इतने भावुक हो गए कि अपनी सीटों पर खड़े होकर रोने लगे। पूरे थिएटर में जो माहौल बना उसे देखकर समझा जा सकता था कि फिल्म में कश्मीरी पंडितों के दर्द को किस तरह से पेश किया गया है। फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री का भी कहना है कि साल 1990 में हुआ कश्मीरी नरसंहार भारतीय राजनीति का एक अहम और संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए इसे पर्दे पर उतारना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए हमारी टीम ने एक व्यापक रिसर्च किया। करीब 400 कश्मीरी पंडितों के परिवार से बातचीत की गई, जिन्होंने सीधे तौर पर कश्मीर की इस हिंसा को झेला। उन्हें विस्थापित होना पड़ा, वो आज भी इसी टीस के साथ जी रहे हैं। फिल्म द कश्मीर फाइल को 5 में से 4.5 स्टार देते हुए समीक्षक रोहित जायसवाल लिखते हैं, मेरे लिए द कश्मीर फाइल्स मेरे पूरे जीवन में अब तक की सबसे कठिन फिल्म रही। इसे देखने के लिए साहस की ज़रूरत है। यदि दर्शक हिम्मत कर सकते हैं तभी इस फिल्म को देखें। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने अपने करियर की बेस्ट फिल्म बनाई है। निधि सुधा ने 5 में से 3 स्टार को देते हुए लिखा, फिल्म को कश्मीर की खूबसूरत घाटियों के इस काले इतिहास को बड़े पर्दे पर देखना बेहद मार्मिक और दर्दनाक है, लेकिन महत्वपूर्ण भी है। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स तथ्यों पर आधारित है। राजनीतिक झुकाव से अलग होकर देखें तो इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों पर हुए क्रूर अत्याचारों को देखना, मानवता और न्याय व्यवस्था को घुटने टेकते दिखना दिल दहला देने वाला है। 2 घंटे 40 मिनट की फिल्म में धारा 370 से लेकर इतिहास और पौराणिक कथाओं पर भी बात होती है। फिल्म समीक्षक सुमित कुडेल लिखते हैं, स्वतंत्र भारत का सबसे क्रूर अध्याय। इसमें अनफिल्टर्ड तथ्यों के साथ प्रकट हुआ कश्मीरी पंडितों का जनसंहार। विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी इस फिल्म को कश्मीरी पंडितों के विस्थापन का सच जानने के लिए जरूर देखना चाहिए। इस सच को अतीत के पन्नों पर दफन कर दिया गया था। एक यूजर यश बिनानी लिखते हैं कि वह भारत सरकार से गुजारिश करते हैं कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स को पूरे देश में टैक्स फ्री किया जाए। राहुल रोशन लिखते हैं, मैंने कल द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी। मुझे अब समझ में आ रहा है कि विवेक ने इंटरव्यू के दौरान मुझसे हैदर से इसे तुलना करने से मना क्यों किया था। दोनों में कई सारी समानताएं हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों फिल्मों को स्वतंत्र प्रभाव है, जिसे देखने के बाद ही समझा जा सकता है। पत्रकार ऋचा अनिरुद्ध तो लिखती हैं कि फिल्म ने उनके पूरी तरह से झकझोर दिया है।
क्या विडंबना है, लोग कश्मीर को जन्नत मानते हैं और जो कश्मीर को जहन्नुम बना रहे हैं वो भी जन्नत जाना चाहते हैं। आंखों में दर्द लिए फिल्म का एक किरदार कहता है, एक सच्ची त्रासदी पर आधारित भावात्मक रूप से आपको हिला देने वाली यह फिल्म 1990 में कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा को दिखाती है, जिन्हें इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा अपने घरों से भगाने के लिए मजबूर किया जाता है। फिल्म बताती है कि वह सिर्फ एक पलायन नहीं था, बल्कि नरसंहार था। लगभग 2 घंटे 40 मिनट लंबी इस फिल्म में निर्देशक विवेक अग्निहोत्री भारत के एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान और मीडिया पर निशाना साधते हैं। वह अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से लेकर कश्मीर के प्राचीन इतिहास और पौराणिक कथाओं पर बात करते हैं। लगभग 30 सालों के बाद कश्मीरी पंडित आज भी न्याय की उम्मीद करते हैं। यह फिल्म उनकी पीड़ा, उनकी आवाज़ को सामने रखती है। यह दिखाती है कि किस तरह राजनीतिक कारणों से कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को सालों साल दबा दिया गया। फिल्म 1990 से शुरू होती है और मौजूदा साल तक पहुंचती है। दिल्ली में पढ़ रहा कृष्णा यानी दर्शन कुमार अपने दादाजी पुष्कर नाथ पंडित यानी अनुपम खेर की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए श्रीनगर आया है। कश्मीर के अतीत से बेखबर वह अपने परिवार से जुड़ी सच्चाई की खोज में है। श्रीनगर में उसकी मुलाकात दादाजी के 4 दोस्तों से होती है। उनके बीच धीरे धीरे कश्मीरी पंडितों के पलायन और नरसंहार की चर्चा शुरू होती है और कहानी पहुँचती है साल 1990 में। साल 1990 की कहानी JKLF द्वारा सतीश टिक्कू की हत्या के साथ शुरू होती है। दिखाया जाता है कि किस तरह कश्मीर की गलियों से आतंकवादी बंदूकें लेकर चारों ओर घूम रहे हैं और कश्मीरी पंडितों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं, उनके घर जला रहे हैं। ना महिलाओं को बख्शा जा रहा है और ना बच्चों को। गली गली में राल्यू चाल्यू या गाल्यू के नारे गूंज रहे हैं, जिसका अर्थ है या तो धर्म बदलो या तो भागो या मर जाओ। पहले सीन के साथ ही निर्देशक स्पष्ट कर देते हैं कि यह फिल्म 1990 की घटना को गहराई से छूने वाली है। प्रलेखित रिपोर्ट्स के आधार पर फिल्म कश्मीरी पंडितों पर हुए तमाम हिंसा को दर्शाती है। BK गंजू की चावला की बैरल में हत्या हो या नदी मर्ग संहार हो, जहां 24 कश्मीरी पंडितों को भारतीय सेना के बेस में आए आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये घटनाएं हम पुरस्कार नाथ पंडित यानी अनुपम खेर और उनके परिवार की नज़रों से देखते हैं। वह अपने बेटे, बहू और पोतों के साथ श्रीनगर में रहते हैं। जब उनके परिवार पर खतरा मंडराता है तो अपने 4 दोस्तों ब्रह्मदत्त यानी मिथुन चक्रवर्ती जो कि IAS है, DGP हरिनाथ यानी पुनीत इस्सर, विष्णु राम यानी अतुल श्रीवास्तव जो कि मीडिया के लिए काम करते हैं और डॉक्टर महेश कुमार यानी प्रकाश बेलावड़ी से मदद मांगते हैं। लेकिन तत्कालीन राज्य के अपंग प्रशासन के सामने सभी असहाय दिखाई देते हैं। ये सभी किरदार प्रतीकात्मक हैं जो उस वक्त मौन रही सरकार को दिखाते हैं। निर्देशक ने फिल्म में कृष्णा की दुविधा के द्वारा आज के युवाओं को इंगित किया है। एक तरफ उसकी प्रोफेसर राधिका मेमन यानी पल्लवी जोशी कश्मीर की आज़ादी के नारे लगवाती है और दूसरी तरफ उसके परिवार और कश्मीरी पंडितों का इतिहास। कृष्णा किस पक्ष की ओर से न्याय की मांग करता है, यही है इस फिल्म की कहानी। विवेक अग्निहोत्री ने सालों रिसर्च के बाद इस फिल्म की पटकथा पर काम किया है और वो पर्दे पर दिखता भी है। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन और नरसंहार की इस कहानी में निर्देशक ने तमाम बिंदु उठाए हैं, जैसे कि कई लोग जो मानते हैं कि कोई पलायन नहीं हुआ था, कोई नरसंहार नहीं हुआ था। कुछ मानते हैं कि कश्मीरी हिंदुओं को उनके घरों से बाहर नहीं निकाला गया था, बल्कि वे अपनी मर्जी से चले गए थे। फिल्म में इसका जवाब दिया गया है। निर्देशक मुख्य तौर पर 3 किरदारों के जरिए हमें कश्मीरी पंडितों की पीड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। पुष्कर नाथ पंडित का किरदार एक आम पीड़ित व्यक्ति को दिखाता है, तो शारदा का किरदार महिलाओं पर हुए अत्याचार को, और कृष्णा का किरदार पंडितों की तीसरी पीढ़ी है जो अतीत की वास्तविकताओं से बेखबर है। हालांकि भावात्मक पक्ष से ऊपर उठे तो फिल्म में थोड़ी कमियां भी दिखती हैं। कहानी कई जगह दोहराती सी लगती है और कल्पना के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती। नरसंहार के कुछ दृश्य हो या हिंसात्मक कृत्य, निर्देशक आतंकियों की बर्बरता दिखाने के लिए स्पून फीड करते दिखे हैं। फिल्म में इतने सारे मुद्दे एक के बाद एक सामने आते हैं कि आपको इक्के दुक्के किरदारों को छोड़कर किसी से जुड़ने का मौका ही नहीं मिलता। फिल्म की स्टार कास्ट बेहद दमदार है। पुष्कर नाथ पंडित के किरदार में अनुपम खेर ने बेहतरीन काम किया है। उनका किरदार आपको झंझोरता है और जाते जाते आंखें नम कर जाता है। कश्मीरी पंडितों के दर्द, निराशा और उम्मीद को उनके हर हाव भाव में देखा जा सकता है। कृष्णा के किरदार में दर्शन कुमार को कुछ दमदार सीन मिले हैं जिनके साथ उन्होंने पूरा न्याय किया है। वही चिन्मय मांडलेकर अपने किरदार फारूक मलिक बिट्टा में इतने रस से गए हैं कि आप उनसे बिना नफरत किए थिएटर से बाहर नहीं आ पाएंगे। प्रोफेसर की भूमिका में पल्लवी जोशी भी उतनी ही प्रभावी हैं। फिल्म में अहम किरदार निभाने वाले मिथुन चक्रवर्ती, अतुल श्रीवास्तव, प्रकाश बेलावड़ी, पुनीत इस्सर, भाषा संभली अपने किरदारों में प्रभावशाली लगे हैं।
फिल्म तकनीकी स्तर पर काफ़ी प्रभावित करती है। उदय सिंह मोहिते की सिनेमेटोग्राफी कश्मीर के गलियों में उठ रहे भयावह मंजर को बखूबी दिखाती है। डल झील और पर्वतों की खूबसूरती से होते हुए सड़कों, गलियों और घरों में लगे आग को देखकर आपको लगातार बेचैनी होती है, लेकिन कहानी लगातार बांधे रखती है। फिल्म की एडिटिंग कुछ हिस्सों में काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन थोड़ी और चुस्त की जा सकती थी। कुछ हिंसात्मक दृश्यों को दर्शकों की कल्पना हेतु भी छोड़ दिया जा सकता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दिया है रोहित शर्मा ने, जो फिल्म को एक मजबूती देती है। कश्मीर की खूबसूरत घाटियों के इस काले इतिहास को बड़े पर्दे पर देखना बेहद मार्मिक और दर्दनाक है, लेकिन महत्वपूर्ण भी है। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स तथ्यों पर आधारित है। राजनीतिक झुकाव से अलग होकर देखें तो इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों पर हुए क्रूर अत्याचारों को देखना, मानवता और न्याय व्यवस्था को घुटने टेकते देखना दिल दहलाने वाला है। साल 2019 में विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द ताशकंद फाइल्स रिलीज हुई थी और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। इस फिल्म को 2 नेशनल अवार्ड भी मिले थे। द ताशकंद फाइल के बाद अब विवेक अग्निहोत्री द कश्मीर फाइल्स लेकर आए हैं, जिसमें उन्होंने 90 के दशक में कश्मीर में हुए कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं के नरसंहार और पलायन की कहानी को दर्शाया है। इस फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती जैसे धुरंधर कलाकार तो हैं ही, लेकिन साथ ही फिल्म में पल्लवी जोशी और दर्शन कुमार जैसे मंझे हुए कलाकार भी नजर आएंगे। द ताशकंद फाइल्स को दर्शकों और क्रिटिक्स ने काफ़ी सराहना मिली थी। तो अब देखना होगा कि क्या द कश्मीर फाइल्स के जरिए विवेक अग्निहोत्री एक बार फिर दर्शकों का दिल जीत पाएंगे या नहीं। अगर आप इस फिल्म को देखने का प्लान बना रहे हैं तो उससे पहले आइए जानते हैं फिल्म कैसी है। फिल्म की कहानी कश्मीर के एक टीचर पुष्कर नाथ पंडित यानी अनुपम खेर की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है। कृष्णा यानी दर्शन कुमार दिल्ली से कश्मीर आता है। अपने दादा पुष्कर नाथ पंडित की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए कृष्णा को अपने दादा के जिगरी दोस्त ब्रह्मदत्त यानी मिथुन चक्रवर्ती के यहाँ ठहरता है। उस दौरान पुष्कर के अन्य दोस्त भी कृष्णा से मिलने आते हैं। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सन 1990 से पहले कश्मीर कैसा था। इसके बाद 90 के दशक में कश्मीर पंडितों को मिलने वाली धमकियों और जबरन कश्मीर और अपना घर छोड़कर जाने वाली उनकी पीड़ादायक कहानी को दर्शाया जाता है। कृष्णा को नहीं पता कि उस दौरान उसका परिवार किस मुश्किल वक्त से गुजरा होगा। इसके बाद 90 के दशक की परतें उनके सामने खुलती हैं और दर्शाया जाता है कि उस दौरान कश्मीरी पंडित किस पीड़ा से गुजर रहे थे। पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। साल 2020 में विद विनोद चोपड़ा द्वारा शिकारा नामक फिल्म का निर्देशन किया गया था। यह फिल्म कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं के हत्याकांड व पलायन पर आधारित थे। विद विनोद चोपड़ा ने एक लव स्टोरी के जरिए कश्मीरी लोगों की पीड़ा को दर्शाने की कोशिश की थी, लेकिन विवेक अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल के जरिए एक रोंगटे खड़े करने वाली अलग कहानी को दर्शाने की कोशिश की। उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं की कहानी को गहरे और बहुत ही कठोर तरीके से इस फिल्म के जरिए सुनाने की कोशिश की है। वह हमें पूरी तरह से एक अलग दुनिया में ले जाते हैं। फिल्म में कई ऐसे सीन हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। फिल्म आपको पूरे समय अपनी सीट से बांधे रखेगी। फिल्म की कहानी अच्छी है और विवेक अग्निहोत्री अपने कार्य में पूरी तरह से सफल नजर आते हैं। कलाकारों की एक्टिंग ने इस फिल्म को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। वैसे तो अनुपम खेर ने कई बार अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता है, लेकिन इस फिल्म में अनुपम खेर ने पुष्कर नाथ पंडित के किरदार को ऐसे निभाया कि दर्शक आश्चर्यचकित रह जाएंगे। उन्होंने एक बार फिर से साबित किया है कि वह फिल्म इंडस्ट्री के सबसे शानदार वर्सटाइल एक्टर हैं। वही मिथुन चक्रवर्ती ने भी अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया है। एक स्टूडेंट लीडर के तौर पर दर्शन कुमार ने बहुत ही प्रभावी अभिनय का प्रदर्शन किया है। वही पल्लवी जैसी की बात करें तो द ताशकंद फाइल्स के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था और एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिया है कि वह द कश्मीर फाइल्स के लिए भी पुरस्कार की मजबूत दावेदार हैं। यहाँ पर चिन्मय की एक्टिंग की भी तारीफ करना चाहेंगे, जिन्होंने फारूक अहमद के तौर पर स्क्रीन पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनके अलावा बाकी कलाकारों ने भी अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया है। फिल्म में जो कमी हमें नजर आई वो है इसका रनिंग टाइम। यह फिल्म 2 घंटे 50 मिनट की है। इस फिल्म में आसानी से 30 मिनट का कट लगाया जा सकता था। कहीं कहीं पर फिल्म काफ़ी बोझिल नजर आती है। ऐसा लगता है कि फिल्म के कुछ सीन को ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश की गई है। इसके अलावा फिल्म का म्यूजिक भी कुछ खास नहीं लगा। अगर बैकग्राउंड स्कोर अच्छा होता तो फिल्म को यह और भी नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता था। यह फिल्म कमज़ोर दिल वाले लोगों के लिए नहीं है। अगर आपका दिल मजबूत है तो ही आप इस फिल्म को देखें, क्योंकि फिल्म में कई ऐसे सीन हैं जिन्हें देखकर आपकी आंखें बंद कर सकते हैं आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। खैर, फिल्म अच्छी है, इसे आपको एक बार जरूर देखना चाहिए।
कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स के लिए इस समय विवेक अग्निहोत्री चर्चा में हैं। फिल्म रिलीज से पहले ही काफ़ी चर्चा बटोर चुकी है। इसकी स्क्रीनिंग के दौरान कई सारे वीडियो सामने आए थे, जिसमें मूवीज़ देखने के बाद दर्शक काफ़ी भावुक नजर आए। अब ऐसा ही एक और वीडियो फिल्म में अहम रोल प्ले करने वाले एक्टर दर्शन कुमार ने भी शेयर किया था। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे लोग ये फिल्म देखकर बाहर आने के बाद अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे और फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। एक्टर दर्शन कुमार ने ट्विटर पर शो खत्म होने के बाद एक वीडियो शेयर किया, जहां ऑडियंस इस मूवी को देखकर इतनी भावुक नजर आ रही है कि उनके आंसू भी नहीं रुक रहे। वे लोग भी इस दुख के भागीदार रहे हैं। उनके लिए यह फिल्म एक नई उम्मीद की किरण है। एक महिला तो फूट फूट कर रोती नजर आ रही है। उसने विवेक अग्निहोत्री के पैर छुए और तहे दिल से उनका शुक्रिया किया और लोग भी विवेक को घेरे हुए हैं और इस मूवी को बनाने के लिए उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। महिला रोते हुए विवेक से बातचीत कर रही है। वो कह रही है, हमारे साथ जो कुछ हुआ, आपके अलावा यह मूवी कोई और नहीं कर सकता था। आप हमारे लिए भगवान हैं। इसी बीच एक्टर दर्शन कुमार भी वहां पहुंच जाते हैं। महिला दर्शन कुमार को भी गले लगा लेती है और अपना आशीर्वाद देती है। पूरी टीम के बेहतर भविष्य की कामना करती है। दर्शन ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जो दिल से आता है वही दिल को छूता है। कश्मीर फाइल्स अब आप लोगों की फिल्म है। कश्मीर फाइल्स मूवी 90s के कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अन्याय पर बनी फिल्म है। इसमें अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती की अभिनय की तारीफ खूब की जा रही है। दर्शन भी इस फिल्म के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस कर रहे हैं और इसे अच्छे रिव्यूज भी मिल रहे हैं। फिल्म द्वारा अच्छी कमाई की संभावना जताई जा रही है। विवेक अग्निहोत्री ऐसे मुद्दों पर फिल्में बनाना पसंद करते हैं। इसके पहले द ताशकंद फाइल्स को लेकर भी वे सुर्खियों में रहे थे। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मर्डर मिस्ट्री पर बनी फिल्म ने नेशनल अवार्ड भी जीते थे। पुरानी फाइलों से दबे सच कई बार विचलित कर देते हैं। ताशकंद फाइल्स के बाद अब निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने कश्मीर की 3 दशक से अधिक पुरानी फाइल के पन्ने पलटे हैं। उनकी यह फिल्म बेचैन करती है। फिल्म देखते हुए निदा फाजली का शेर याद आता है, बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता। ऐसा नहीं कि कश्मीर का यह व्याकुल कर देने वाला सच लोग नहीं जानते कि कैसे आतंकियों ने कश्मीरी हिंदुओं को उनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया, बेरहमी से कत्ल किया, उनकी महिलाओं बच्चों पर शर्मनाक अत्याचार किए। कश्मीरी लोग कैसे देश प्रदेश की सरकार, स्थानीय प्रशासन, पुलिस और मीडिया जैसी ताकतों के बावजूद अपनी धरती से पलायन के बाद देश में ही शरणार्थी बनकर रह गए और आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला। पुरानी पीढ़ियों से होता हुआ यह दर्द नई पीढ़ी की रगों में दौड़ रहा है। विवेक अग्निहोत्री ने इसी पीढ़ी दर पीढ़ी दर्द के बहने की कहानी को कश्मीर फाइल में उतारा है। यह कहानी रिटायर्ड टीचर पुरस्कार नाथ पंडित यानी अनुपम खेर और उनके परिवार को केंद्र में रखकर चलती है। उनके बहाने कश्मीरियों के जख्मों और तकलीफों को दिखाती है। जेएनयू दिल्ली में पढ़ने वाला एक जवान पोता कृष्ण यानी दर्शन कुमार जब कश्मीर पहुंचता है तो पुरस्कार नाथ के पुराने दोस्तों आईएएस ब्रह्मादत्त यानी मिथुन चक्रवर्ती, डीजीपी हरनाथ यानी पुनीति सर, डॉक्टर महेश कुमार यानी प्रकाश बुलावडी और पत्रकार विष्णु राम यानी अतुल श्रीवास्तव से मिलता है। वहां उसका सामना हकीकत से होता है। वह वहां आतंकी फारूक मलिक बिट यानी चिन्मय मांडलेकर से भी रूबरू होता है, जो उसके परिवार समेत कश्मीर की बर्बादी का जिम्मेदार है। विश्वविद्यालय में कश्मीर को देश से अलग करने के नारे लगाने वाले कृष्णा को वहां सच्चाई पता लगती है और उनकी आंखों के आगे से पर्दे हटते हैं। विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म में कश्मीर से जुड़े दुष्प्रचारों को अपनी फिल्म में लाने की कोशिश तो की है, लेकिन उसे लेकर ज़्यादा मुखर नहीं पाए। ताशकंद फाइल्स में जहां उनका फोकस पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमय मृत्यु को लेकर हुई राजनीति पर था, वही कश्मीर फाइल्स में वह राजनीति से अधिक वहां हुए हिंसक घटनाक्रम और कश्मीर को भारत से तोड़ने वाली षड्यंत्रकारी सोच पर फोकस करते हैं। फिल्म में दिखाई हिंसा कहीं कहीं हिला देती है। एक दृश्य में चावल की कोठी में छुपे पंडित के बेटे को जब आतंकी गोलियों से छलनी कर देता है तो उसके खून से सने चावल बिखर जाते हैं। आतंकी पंडित की बहू से कहता है कि अगर वह इन चावलों को खाएगी तभी उसकी और उसके परिवार के दूसरे लोगों की जान बच सकती है। वह चावल खाती है। एक और दृश्य में आतंकी पुलिस की वर्दी में 24 कश्मीरी हिंदुओं को एक कतार में खड़ा करके गोलियों से भून देते हैं। छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शते। वह कश्मीरी हिंदुओं और भारत का अपमान करने वाले नारे लगाते हैं। महिलाओं को हर तरह से अपमानित करते हुए पाशविक हिंसा है। करीब 3 घंटे की इस फिल्म का पहला किस्सा जहां कश्मीर में 1990 में हुए भीषण नरसंहार
पर केंद्रित है, वहीं दूसरे में निर्देशक कृष्ण के बहाने नई पीढ़ी के असमंजस को दिखाते हैं, जिसे बताया कुछ गया है और सच कुछ और है। फिल्म में कश्मीर की आज़ादी के नारे, बेनजीर भुट्टो के वीडियो और फैज़ की नज़्म हम देखेंगे के बहाने निर्देशक आतंकियों और अलगवादियों के इरादे जाहिर करते हुए नई पीढ़ी की उलझन को सामने लाते हैं। काली बिंदी लगाई हुई वामपंथी उदारवादी प्रो राधिका मेमन के रूप में पल्लवी जैसी यह युवाओं को गुमराह करने का प्रतिनिधित्व करती हैं। फिल्म बहुत सारे पीड़ितों की सच्ची कहानियों और दस्तावेजों पर आधारित है। कश्मीर फाइल्स बार बार फ्लैशबैक में जाती है और एक सीध में नहीं चलती। तथ्यों पर अत्यधिक जोर देने के कारण कहीं कहीं यह डॉक्यूमेंट्री ड्रामा की तरह भी लगती है। आर्टिकल 370 से लेकर शरणार्थी कैंपों में कश्मीरियों की दुर्दशा और उस पर राजनेताओं की संवेदनहीनता को भी निर्देशक ने यहाँ पर उभारा है। कश्मीर फाइल्स ऐसी कई सारी बातें सामने लाती है जो लोगों को जाननी चाहिए। यह मनोरंजक का नहीं बल्कि संवेदना का सिनेमा है। फिल्म कश्मीरी हिंदुओं पर हुए अत्याचारों को लगातार उभारते हुए यह अंडरटोन सवाल लेकर चलती है कि इसका हिसाब कौन देगा और उन्हें न्याय कब मिलेगा। दर्शन कुमार और मिथुन चक्रवर्ती समेत सभी कलाकारों ने फिल्म में अपना काम बाखूबी किया है, लेकिन अनुपम खेर का अभिनय हाई पॉइंट है। पुरस्कार नाथ पंडित के रूप में अनुपम ऐसे शख्स की पीड़ा को पर्दे पर उतारते हैं जो अपनी जमीन और घर से बेदखल होने के बाद पूरी जिंदगी फिर से वहां जाने का ख्वाब देखते हुए इस दुनिया से गुजर जाता है। कश्मीर भारत का सच है और इस सच के बहुत सारे सच हैं। बीते कई बरसों से सब अपने अपने अंदाज में कश्मीर का सच कहते रहे हैं। कश्मीर फाइल्स भी एक सच दिखाती है और उसे भी देखा जाना चाहिए। कश्मीरी पंडित को बेदखल करने का घाव 32 साल बीतने के बाद भी हरा है। जिन लोगों ने इसे भोगा है उनके लिए तो यह नासूर है। यहाँ हुए नरसंहार के बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। यह सब हो रहा था तब भी कोई हलचल नहीं हुई थी। विनोद चोपड़ा, जो कि खुद कश्मीरी हैं, ने फिल्म शिकारा के जरिए यह बात दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन उनका प्रयास बहुत ही कमज़ोर साबित हुआ था। द ताशकंद फाइल्स के जरिए निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी मौत को लेकर कुछ खुलासे किए थे। अब उन्होंने कश्मीर की सबसे गंभीर समस्या पर फिल्म बनाई है। विवेक की यह फिल्म दर्शाती है कि किस तरह से कट्टरपंथियों ने कश्मीरी पंडितों का जीना बेहाल कर उन्हें कश्मीर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। तत्कालीन फारूक अब्दुल्ला सरकार तमाशा देख रही थी, जबकि उनकी नाक के नीचे से कश्मीर की आज़ादी की मांग और पंडितों के साथ दुर्व्यवहार का नंगा नाच हो रहा था। पुलिस और मीडिया को भी फिल्म कटघरे में खड़ा करती है। युवा पीढ़ी का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचार देख दर्शक दहल जाते हैं। यह ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जानी चाहिए, जिससे विश्वसनीयता बढ़ती है। फिल्म इसलिए बनाई गई ताकि बात ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। इस फिल्म का रिलीज़ से पहले बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं किया गया, लेकिन दर्शकों में इस फिल्म को लेकर भारी उत्सुकता है। ये शायद इसलिए कि वे जो देखना चाहते हैं उसी अंदाज में बात को कहा गया है। फिल्म शुरू होती है उस सीन से जिसमें बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। कुछ कश्मीरी मुस्लिम लड़के शिवा नामक हिंदू लड़के से कहते हैं कि वह पाकिस्तान जिंदाबाद कहे। इसी बीच मुस्लिम युवाओं की भीड़ आ जाती है और पंडितों के घर में आग लगा देती है। उनका कहना है रालियो तो सालियो या गालियो, अर्थात या तो मुस्लिम बनो या मरो या फिर कश्मीर छोड़ो। पुष्कर नाथ पंडित यानी अनुपम खेर की कहानी के जरिए कश्मीर के हालात दिखाए गए हैं। कुछ आतंकी पुष्कर के घर में घुस जाते हैं क्योंकि पड़ोसियों ने विश्वासघात किया है। अपने ससुर पुष्कर नाथ को बचाने के बदले में उनकी बहू को अपने पति के खून के साथ चावल खाने पड़ते हैं। ऐसा हकीकत में भी हुआ है। यह ऐसा सीन है जिसे देख सिनेमा हॉल में सन्नाटा पसर जाता है। पुष्कर नाथ कश्मीर छोड़ देता है। उसके पोते का प्रोफेसर राधिका मेमन यानी पल्लवी जोशी कश्मीर की आज़ादी को लेकर ब्रेन वॉश कर देती है। मरने से पहले पुष्कर अपने पोते से वादा लेता है कि मरने के बाद उसकी अस्थियां कश्मीर स्थित उनके घर में विसर्जित की जाएं। पुष्कर की मृत्यु के बाद कसड़ा कश्मीर जाता है, जहां उसके दादा के दोस्त ब्रह्मा यानी मिथुन चक्रवर्ती, डॉक्टर महेश कुमार यानी प्रकाश बेलावड़ी, हरि नारायण यानी पुनीत ईश्वर और विष्णु राम यानी अतुल श्रीवास्तव से उसकी मुलाकात होती है। इनमें से कोई पुलिस में था तो कोई पत्रकार। ये लोग कृष्णा 1990 में हुए हालातों के बारे में बताते हैं। तो सच्चाई जानने के बाद वह सभी को इस बारे में बताने का फैसला करता है। वह कहता है कि कश्मीर में हुई इस घिनौनी घटना के बारे में हमें क्यों नहीं बताया गया। उसका यह कहना कई सवाल खड़े करता है, जैसे क्या तत्कालीन राज्य और केंद्र सरकारों ने इस मामलों को दबाया था, क्या मीडिया ने अपना रोल सही तरीके से नहीं निभाया था। विवेक ने फिल्म की कहानी को सच्चे दस्तावेजों और सच्ची कहानियों को जोड़कर आगे बढ़ाया है। उन्होंने टेलीकॉम इंजीनियर बीके गंजू हत्याकांड को पुष्कर के बेटे की हत्या से जोड़ा है। नदी मार्ग हत्याकांड का भी उल्लेख है, जिसमें 24 हिंदुओं को लश्कर ए तोयबा के लोगों ने हत्या कर दी थी। लोगों को कटिंग मशीन से चीर दिया गया था। और फिल्म के क्लाइमैक्स में आतंकवादियों का सरगना बिट्टा यानी चिन्मय मंडलेकर भी एक महिला को ऐसी ही सजा देता है।
फिल्म को लेकर अहम सवाल इसकी सत्यता को लेकर है। क्या जो कुछ दिखाया गया है वो सच है? विवेक रंजना अग्निहोत्री का झुकाव किस दल की ओर है, ये भी सभी जानते हैं। इसका जवाब यह है कि विवेक ने कई सच्ची घटनाओं को फिल्म से जोड़ा है, काफ़ी रिसर्च भी किया है। फिल्म में दिखाई गई बातें सच्चाई के काफ़ी करीब हैं। गैर मुस्लिमों के लिए आतंकवादियों ने कश्मीर में क्या स्थिति पैदा की थी, खोजिए। ज़्यादातर बातें आपको फिल्म में मिलेंगी। किसी कश्मीरी पंडित से मिलिए जिनके बाप दादाओं को कश्मीर छोड़ना पड़ा था। वे लोग हाल सुनाएंगे, वो भी आपको फिल्म के करीब मिलेगा। विवेक ने कई बात समेटने के चक्कर में फिल्म को बहुत लंबा कर दिया है। इंटरवल के बाद कई बातें उनके हाथ से छूटती नजर आती हैं। फिल्म की अवधि कम होती तो इसकी मारक क्षमता और बढ़ जाती। तकनीकी चमक फिल्म से नदारद है, जो कि आज की फिल्मों के लिए महत्वपूर्ण बात होती है। लेकिन फिल्म का विषय ही इतना पावरफुल है कि इसके तले कई बातें दब जाती हैं। फिल्म के कम बजट के कारण ही फिल्म की मेकिंग पर असर हुआ है। आर्टिकल 370 हटा दी गई है। अभी भी लोग क्यों मारे जा रहे हैं, अब क्या हालात हैं वहाँ, इन बातों को भी फिल्म में जगह मिलनी थी। अनुपम खेर ने कमाल की एक्टिंग की है। वह खुद मुक्तभोगी हैं, इसलिए इमोशंस को अच्छी तरह समझते हैं। अपने अभिनय के बल पर वे कई जगह दर्शकों की आंखों में आंसू ला देते हैं। दर्शन कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, चिन्मय मांडलेकर सहित सारे कलाकारों का अभिनय शानदार है। कश्मीरी पंडितों के साथ जो बर्ताव हुआ है उसे पर्दे पर देखना भी आसान बात नहीं है। इसी से उनकी पीड़ा को समझा जा सकता है। यह फिल्म इतिहास का एक पन्ना है जिसके बारे में कम लोग जानते हैं। सच्चाई से रूबरू होने के लिए यह फिल्म देखी जा सकती है। विवेक अग्निहोत्री ने बतौर निर्देशक बुद्धा इन ए ट्रैफिक जैम से जो अलग लेक हिंदी सिनेमा में पकड़ी है, वह दिन पर दिन गाढ़ी होती जा रही है। कौन सोच सकता है कि चॉकलेट और हेट स्टोरी बनाने वाले निर्देशक का हृदय भी परिवर्तन हो सकता है। लेकिन वह कहावत है ना कि देर आए पर दुरुस्त आए। विवेक का मसाला भी कुछ वैसा ही है। विवेक का मसला भी कुछ ऐसा ही है। विवेक ने अपनी पिछली फिल्म द ताशकंद फाइल्स से दुनिया भर के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। फिल्म 3 साल पहले की स्लीपर हिट फिल्म रही। उसी फिल्म का डीएनए विवेक अब अपनी नई फिल्म द कश्मीर फाइल्स में लेकर आए हैं। पिछली बार उन्होंने इतिहास की मैली चादर से ढकी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की हत्या की असलियत को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की थी। इस बार उन्होंने कश्मीर की सबसे गंभीर समस्या का नकाब नोचा है। सामने जो कुछ आता है वह भीतर का हिला देने वाला है। लोग कह सकते हैं कि फिल्म में तकनीकी कमाल नहीं है, लेकिन इस फिल्म का कमाल इसका सच है। वह सच जिसे वह सकने की हिम्मत कश्मीर से निकले तमाम निर्देशक तक नहीं दिखा पाए। फिल्म द कश्मीर फाइल्स एक तरह से इतिहास की उन फाइल्स को पलटने की कोशिश है जिनमें भारत देश में बीभत्स नरसंहारों के चलते हुए सबसे बड़े पलायन की कहानी है। देश में कश्मीर पंडित ही शायद इकलौती ऐसी कौम है जिसे उनके घर से आज़ादी के बाद बेदखल कर दिया गया है और करोड़ों की आबादी वाले इस देश के किसी भी हिस्से में कोई हलचल तक नहीं हुई। जिस कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक होने वाले देश का दम बार बार बड़े बड़े नेता भरते रहे हैं, उसे हालात की यह वानगी किसी भी इंसान को सिहरा सकती है। कोई 32 साल पहले शुरू होती फिल्म की कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे लम्हे से होती है जो क्रिकेट के बहाने एक बड़ी बात बोलती है। घाटी में जो हुआ वह दर्दनाक रहा है, उसे पर्दे पर देखना और दर्दनाक है। आतंक का एक ऐसा चेहरा है जिसे पूरी दुनिया को दिखाना बहुत जरूरी है। कहानी कहने में इसके एक डॉक्यूमेंट्री बन जाने का भी खतरा था, लेकिन सच्चाई लाने के लिए खतरों से किसी को तो खेलना होगा। सिनेमा के लिहाज से फिल्म सिंडलर्स लिस्ट तक पहुंचने की कोशिश करती फिल्म है। यहाँ का नरसंहार भले उस पैमाने का ना हो, लेकिन इस भयानक और भीतम सा एहसास उससे कुछ कम भी नहीं है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स पूरी तरह से विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है। फिल्म की रिसर्च इतनी तगड़ी है कि एक बार फिल्म शुरू होती है तो दर्शक इससे आखिर तक बाहर नहीं निकल पाते। वे एंड क्रेडिट्स के वक्ता एकदम गुमसुम और खामोश से बस खड़े के खड़े रह जाते हैं और पता नहीं चलता कि पूरा हाल खड़े होकर एक निर्देशक के कर्म को शाबाशी दे रहा है। शिकायत कुछ लोगों को ये हो सकती है कि फिल्म अपने विषय के हिसाब से कैनवास का विस्तार नहीं पा सकी और फिल्म को तकनीकी रूप से और बेहतर होना चाहिए था। लेकिन जिन हालात और जिस बजट में यह फिल्म बननी दिखती है उसमें ऐसी कोई भी उम्मीद इस फिल्म से नहीं करनी चाहिए। मौजूदा दौर में सिनेमा की कड़वी सच्चाई यही है कि एक तेलुगु फिल्म का हिंदी संस्करण एक हिंदी फिल्म से ज़्यादा स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर कहीं इसी तरह का शोर शराबा नहीं, कहीं किसी तरह का हैशटैग रिलीज से पहले ट्रेंड करने में किसी बड़ी सेलिब्रिटी का सहयोग भी नहीं। ये फिल्म अपना प्रचार अपने आप करती है। बतौर निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने इस फिल्म में जज्बात बोए और एहसास काटे हैं।
चिनार जैसे ऊंचे इम्तिहान में वह पूरे नंबरों के साथ पास हुए हैं, तो बस इसलिए कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने वाले कलाकारों और तकनीशियनों ने फिल्म में काबिल तारीफ काम किया है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को इसके कलाकारों की बेहतरीन अदाकारी के लिए भी देखा जाना चाहिए। अनुपम खेर अरसे बाद अपने पूरे रंग में दिखे हैं। वह पर्दे पर जब भी आते हैं दर्द का एक दरिया सा उफान आता है और दर्शकों को अपने साथ बहा ले जाता है। उनका अभिनय फिल्म में ऐसा है कि इसे देखने के बाद अगले साल का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उनके नाम होना बनता है। दर्शन कुमार ने फिल्म के अतीत को वर्तमान से जोड़ने का शानदार काम किया है। उनके कैंपस वाले भाषण और इस दौरान उनकी भाव भंगिमाएं देखने लायक हैं। चिन्मय मांडलेकर का अभिनय फिल्म की एक और मजबूत कड़ी है। तकनीकी तौर पर फिल्म बहुत कमाल की भले न हो, लेकिन उदय सिंह मोहिल्ले ने अपने कैमरे के सहारे फिल्म का दर्द धीरे धीरे रिश्ते देने में कामयाबी पाई है। फिल्म की अवधि इसकी सबसे बड़ी कमजोर कड़ी है। फिल्म की अवधि कम करके इसका असर और मारक किया जा सकता था। फिल्म का संगीत कश्मीर के लोग से प्रेरणा पाता है और हिंदी भाषी दर्शकों को इसे समझाने के लिए विवेक ने मेहनत भी काफ़ी की है। मुख्य धारा की फिल्म के हिसाब से फिल्म का संगीत हालांकि कमज़ोर है, लेकिन इन सब के बावजूद फिल्म द कश्मीर फाइल्स कथानक के लिहाज से इस साल की एक दमदार फिल्म साबित होती है। दो शब्द जो हर इंसान अपनी ज़िंदगी में चाहता है, पहला आज़ादी और दूसरा घर। इन दोनों के बिना जानवर और इंसान के बीच कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ही सोचें कि कैसे लोग जीते होंगे जिनके पास यह दोनों ना हो। द कश्मीर फाइल्स वह फिल्म है जिसका बॉलीवुड में बनना ही अपने आप में एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट है। मतलब कि जिसने अभी तक इस फिल्म को देखा है उसने इतिहास लिख दिया है, क्योंकि आज के ज़माने में पब्लिक को चाहिए मिर्च मसाला, सच्चाई नहीं। कहानी कॉलेज में पढ़ने वाले मॉडर्न विचारों से भरे स्टूडेंट लीडर कृष्णा की है। कहानी कॉलेज में पढ़ने वाले मॉडर्न विचारों से भरे स्टूडेंट लीडर कृष्णा की है, जिसको पॉलिटिक्स में काफ़ी इंटरेस्ट है। राजनीति से इनके प्यार की वजह यह भी है कि वह स्टूडेंट कश्मीर की धरती पर पैदा हुआ है, वहाँ जहाँ बच्चा ABCD से पहले बंदूक की गोली सुन लेता है। कॉलेज में कृष्णा की एक गुरु माता भी हैं, जिनके हिसाब से कश्मीर पे बहुत जुल्म होते आए हैं। और तो और यह इंडिया के नक्शे पे छपे हुए कश्मीर को झूठा मानती है, क्योंकि उनके हिसाब से यह ज़बरदस्ती है। सच का पता लगाने कृष्णा कई सालों बाद अपनी जन्म धरती कश्मीर लौटता है। यहाँ इनके कानों में एक नया शब्द सुनाई पड़ता है, कश्मीरी पंडिट्स। लेकिन गुरु माता के हिसाब से कश्मीरी पंडित बड़े दांत वाले राक्षस हैं, जिन्होंने मासूम बेचारे असली कश्मीरियों का जीना हराम कर दिया है। तो यह थोड़ा भड़क गए और वहाँ के पंडितों से बदला लेने के लिए लड़ गए। तो अब कृष्णा इन सभी कश्मीरी पंडितों की पहेली सुलझा पाएगा या खुद उस पहेली का हिस्सा बन के गंगा बहरा बनकर मर जाएगा? इसका जवाब आपको इस फिल्म में मिलता है। फिल्म के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से आप टिकट बुक करने से खुद को रोक नहीं पाएंगे? जवाब है फैक्ट्स। इस फिल्म में कोई मसाला, कोई फिक्शनेट ऐड नहीं दिया गया है। सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स दिखाए गए हैं जो आज तक आंखों के सामने होते हुए भी नहीं दिखे। फिल्म को बनाया है इससे ज़्यादा नेचुरल तरीके से। 3 घंटे आप जमीन पर अपने पैरों को महसूस कर सकते हैं, जैसे मानो आंखों के सामने CCTV वीडियो चल रहा हो, कोई फिल्म नहीं। यह बात किसी से छुपी तो नहीं है कि फिल्म के अंदर कहानी नहीं बल्कि सच दिखाया गया है, इसलिए हर एक सीन में आपके साथ एक बहुत बार इमोशनल फील होगा। दर्द, गुस्सा, प्यार, नफरत, बदला लेने की इच्छा और सबसे ज़्यादा असहाय फील करना, यह सब कुछ थिएटर से बाहर निकलने के बाद भी आपके साथ होता रहेगा। तारीफ करनी होगी विवेक अग्निहोत्री की कि उन्होंने फिल्म के अंदर हर एक कैरेक्टर, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, हर किसी को पूरी बारीकी से तैयार किया है। नेगेटिव कैरेक्टर जो कर रहे हैं उनसे आप नफरत के लिए मजबूर हो जाएंगे। इतिहास के पन्नों में कई ऐसी दर्दनाक घटनाएं दर्ज हैं जिसने इंसानियत और समाज दोनों को न सिर्फ शर्मसार किया बल्कि ऐसा जख्म दिया जिसके निशान आज भी मिलते हैं। कश्मीर से अल्पसंख्यक हिंदू पंडितों का पलायन उनकी दुर्दशा की एक ऐसी सच्ची त्रासदी है। द कश्मीर फाइल्स एक ऐसी फिल्म है जो आपको भावात्मक रूप से जगाती है। यह 1990 के दशक की कश्मीर घाटी को दिखाती है, कश्मीरी पंडितों पर आतंकियों के जुल्म को दिखाती है, इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा पंडितों को उनके घर से भगाने के लिए मजबूर किए जाने की सच्ची कहानी है। जिस मिट्टी पर आपने जन्म लिया, जिस आंगन में आपका बचपन खेला, जिन गलियों में आपने अपनी जवानी काटी, उस मिट्टी, उस आंगन और उन गलियों को हमेशा के लिए छोड़ना पड़े, अपने देश ही में रिफ्यूजी की तरह ज़िंदगी बसर करनी पड़े, इस दर्द का जिक्र करना जितना आसान है उसे सहन करना उतना ही मुश्किल। द कश्मीर फाइल्स उस त्रासदी का दंश झेल चुके ऐसे ही लोगों की सच्ची कहानियों पर आधारित है, वो जिन्हें शरणार्थी कहा गया। फिल्म एक तर्क देती है कि यह सिर्फ एक पलायन नहीं था बल्कि एक बार बार नरसंहार था जिसे राजनीतिक आड़ों से दबा दिया गया। ये लोग लगभग 30 साल से निर्वासन में रह रहे हैं।
उनके घरों और दुकानों पर अब इतने वक्त में स्थानीय लोगों ने कब्जा कर लिया है। कश्मीरी पंडित आज भी न्याय की उम्मीद करते हैं और सबसे ज़रूरी बात यह कि उन्हें उनका सम्मान, उनकी पहचान मिलनी चाहिए। यह दिलचस्प है कि सिनेमाई पर्दे पर अब भी इन विस्थापित परिवारों के दर्द को कुछ एक बार ही उकेरा गया है। आप चाहे किसी भी विचारधारा से हो, आस्था से हो या पीड़ा, किसी भी आवाज़ को दबाना एक बुरे सपने की तरह है। कश्मीर वो स्वर्ग है जो कहीं खो गया है। आतंकवाद, सीमा पर तनाव, मानवीय संकट, अलगाववादी आंदोलन और एक लड़ाई खुद के लिए। आज कश्मीर इसी में व्यस्त है। वो कश्मीर में कभी समृद्ध था, जहाँ एक साथ कई संस्कृतियाँ थी, लेकिन अब वह विवादित क्षेत्र लगातार घटते बढ़ते तनाव के बीच खुद को स्थिर करने के लिए जद्दोजहद में डूबा हुआ है। द कश्मीर फाइल्स वह जख्म के बैंड एंड हटाने जैसा है, जो काफ़ी गहरा है। 3 घंटे से भी कम इस फिल्म में समय के बहाने सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन पुरानी कहावत है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जिनमें विवेक अग्निहोत्री की यह फिल्म पलायन की त्रासदी की समीक्षा करती है। यह उस दौरान के रिपोर्टों पर आधारित है। कश्मीर पंडितों द्वारा कही जा रही खुद की कहानी पर आधारित है। धर्म के कारण उनके साथ जो क्रूरता हुई, फिल्म इस पर भी बात करती है। फिर चाहे वह टेलीकॉम इंजीनियर बीके गंगू की चावल के बैरल में हत्या हो या नदी मार्ग हत्याकांड, जहां 24 कश्मीरी पंडितों को सेना की वर्दी पहने आतंकवादियों ने मार दिया था। फिल्म इन सच्ची घटनाओं के एक उम्र दराज राष्ट्रवादी पुरस्कारनाथ पंडित, उनके 4 सबसे अच्छे दोस्त और उनके पोते कृष्णा की आंखों से देखते हैं। यह अपने अतीत से बेखबर कृष्णा के लिए भी सच की खोज की कहानी बताती है। पुराने जख्मों से पट्टी हटाना समाधान नहीं है, लेकिन इलाज भी तभी संभव है जब चोट को स्वीकार कर लिया जाए। विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म में बार बार घटनाओं को दिखाने में कहीं भी संकोच नहीं किया है, ना ही उस पर कोई फिल्टर डाला है ताकि उसके प्रभाव को कम किया जा सके। ऐसे में हम पर्दे पर जो भी देखते हैं वह बहुत ही गंभीर और गहन भी है। कहानी थोड़ी उलझी हुई जरूर है, लेकिन इसमें सीधी सपाट बात न होकर उसने कहा इसने कहा वाली बात ज़्यादा है। ऐसे में आप फिल्म के कैरेक्टर से जुड़ नहीं पाते। फिल्म में कई मुद्दों को समेटने की कोशिश की गई है। इसमें जेएनयू की बात है, मीडिया की तुलना आतंकवादियों की रखेल से की गई है, विदेशी मीडिया पर सिलेक्टिव सपोर्टिंग का आरोप लगाया गया है, भारतीय सेना, राजनीतिक युद्ध, अनुच्छेद 370 और पौराणिक कथाओं से लेकर कश्मीर के प्राचीन इतिहास तक फिल्म में सब कुछ एक साथ दिखा दिया गया है। यह जरूर है कि पुरस्कारनाथ पंडित और उनकी कहानी आपकी आंखें नम करती है, लेकिन फिर यह फिल्म कहीं ना कहीं खो जाती है। यह ज़्यादा लंबी लगने लगती है, जिसमें डिटेलिंग की कमी है। ऐसा लगने लगता है कि अराजकता अधिक हो गई है और संदर्भ कम। इसी बीच अपने अंदर एक असहमत का भाव भी जगता है। किरदार एक तरफा कहानी लेकर बढ़ते हैं, जिस कारण संतुलन बिगड़ जाता है। फिर ऐसा लगने लगता है कि यह सब एक औपचारिकता है। अनुपम खेर ने एक बार फिर जबरदस्त एक्टिंग की है। वह अपने परफॉर्मेंस से दिल दहला देते हैं। पर्दे पर उन्हें देखकर उनके दर्द को समझते हुए आपका गला भी बैठ जाता है। वह अपने खोए हुए घर के लिए तरस रहे एक इंसान के रूप में बेहतरीन है। पल्लवी जोशी भी उतनी ही प्रभावशाली रही। बतौर दर्शक आपको यह कमी खलती है, जोशी के किरदार में कुछ और होना चाहिए था। चिन्मय मांडलेकर और मिथुन चक्रवर्ती ने अपने अपने रोल के साथ न्याय किया है। कश्मीरी पंडितों के पलायन और उस त्रासदी पर इससे पहले विनोद चोपड़ा रोमांटिक ड्रामा शिकारा लेकर आए थे। तब उनकी खूब आलोचना हुई थी कि उन्होंने फिल्म में कश्मीरी पंडितों के दर्द पर ज़्यादा फोकस नहीं किया। हालांकि वह फिल्म आपको उनकी संस्कृत, दर्द और निराशा की स्थिति को बेहद करीब लेकर जाती है, लेकिन विवेक अग्निहोत्री ऐसा नहीं करते। वह उस दर्द को भी बेधड़क दिखाते हैं और उसमें राजनीति और उग्रवाद को सबसे आगे रखते हैं। अपने घर से बेघर होने दर्द फिल्म के बैकग्राउंड में घुमड़ाता रहता है। द कश्मीर फाइल्स का केंद्रीय पात्र कृष्णा पंडित नाम का लड़का है, जिसके दादा पुष्कर नाथ को 1990 में कश्मीर छोड़ना पड़ा। आज भी उसका सपना है कि वो एक बार वापस अपने घर जा सके। कृष्णा दिल्ली में ENU नाम के टॉप कॉलेज में पढ़ता है। वो कॉलेज इलेक्शन में खड़ा होता है। आगे का लब्बा लुबाब यह है कि कृष्णा कहीं सुनी बातों पर विश्वास करने के बजाय खुद कश्मीर जाकर देखता है कि वहाँ क्या चल रहा है। इस दौरान उसे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा राज पता चलता है, जो जीवन और कश्मीर के प्रति उसका पर्सपेक्टिव बदल देता है। फिल्म में अनुपम खेर ने पुष्कर नाथ के कश्मीरी पंडित का किरदार निभाया है, जो उस बर्बर एक्सोड का शिकार हुआ था। ये कैरेक्टर उनके काफ़ी करीब लगता है। वे खुद एक कश्मीरी पंडित हैं और इमोशनल सीन्स में कश्मीरी भाषा में बात करते हैं, जो उनके कैरेक्टर को ऑथेंटिक बनाने में मदद करता है। उनके पोते कृष्णा के रोल में दर्शन कुमार हैं।
फिल्म में कुछ सीक्वेंस में दर्शन कॉलेज स्टूडेंट बने दिखाई देते हैं, हालांकि वे कन्विंसिंग तरीके से कॉलेज स्टूडेंट नहीं लगते। फिल्म के क्लाइमैक्स में उनके हिस्से एक लंबी चौड़ी स्पीच आती है जिसमें वे ठीक लगते हैं। पल्लवी जोशी ने राधिका मेमन नाम की ईएनयू प्रोफेसर का रोल किया है। ईएनयू जेएनयू से मिलता जुलता नाम है। एक सीन में राधिका मेनन का किरदार कृष्णा को सलाह देते हुए कहता है कि हर कहानी में एक विलन होता है। इस कहानी में विलन राधिका मेनन को बताया गया है। यहाँ पर ये डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू या ऑडियोलॉजी हो जाती है, क्योंकि वह विचारधारा के आधार पर अगर किसी को विलन पोर्ट्रे करता है तो ये काम किसी भी विषय में किया जा सकता है। ये तो हो गए फिल्म के 3 प्राइमरी कैरेक्टर। इसके अलावा फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, प्रकाश बेलावड़ी, पुनीत इस्सर और अतुल श्रीवास्तव भी हैं। उन्होंने पुष्कर नाथ के 4 दोस्तों का रोल किया है। इन 4 दोस्तों का काम है वो कृष्णा को बताए कि उनके माता पिता के साथ असल में क्या हुआ था, मतलब उनकी डेथ कैसे हुई थी। द कश्मीर फाइल्स की अच्छी चीज़ ये है कि वो अपने नेगेटिव को लेकर बहुत पैशनेट हैं, लेकिन ऐसा करते हुए क्राफ्ट पर उनका खासा ध्यान नहीं रहता। यानी सिनेमाई तौर पर आप फिल्म में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं पाते। स्क्रीन प्ले की गुथाई ज़बरदस्त नहीं है। आप ट्रीटमेंट के स्तर पर इसे बहुत यूनिक फिल्म नहीं कह सकते। वो बेसिक सिनेमा टूल्स का इस्तेमाल करती है अपनी बातों का असर छोड़ने के लिए। मसलन फिल्म में एक सीन है जिससे 25 लोगों को गोली मारी जाती है। ये 25-25 की गोली चलने में स्क्रीन पर दिखाई देती है ताकि दर्शक चाह कर भी इसे भूल ना पाएँ। कश्मीर फाइल्स ने कश्मीरी पंडितों के जरूरी मानवीय मुद्दे को पूरे जुनून से बड़े पर्दे पर उकेरा है, लेकिन फिल्म गिरे में जाकर चीज़ों को टटोलने की कोशिश नहीं करती। यहाँ सब कुछ ब्लैक या वाइट में ही रखा गया है। कॉलेज प्रोफेसर का किरदार हो या कश्मीर के तकरीबन सारे मुसलमान, सबको इसमें विलन की माफिक दिखाया गया है। ये तथ्यात्मक कितना है और विचारात्मक कितना है, ये टटोलने की कोशिश दर्शक को करनी है। द कश्मीर फाइल्स में एक संवाद है। टूटे हुए लोग अपनी कहानी सुनाते नहीं, उनकी कहानी सुननी पड़ती है। आहत सभ्यताओं के बारे में भी यह बात सटीक बैठती है। भारतीय सभ्यता की कहानी भी लंबे समय से फिल्मी दुनिया में सही ढंग से नहीं सुनी गई। अब अरसे बाद द कश्मीर फाइल्स के रूप में आहत भारतीय सभ्यता के एक अध्याय को दिल से सुनने का प्रयास हुआ है। पर्दे पर एक अमानवीय अध्याय को कहने की साहस से कोशिश हुई है, क्योंकि फिल्मी दुनिया का समाज पर एक ज़बरदस्त प्रभाव है। इसलिए इस नई कोशिश को लेकर समाज में एक अभूतपूर्व आक्रोश और उद्वेलन दिख रहा है। संभवतः बाहुबली सीरीज के बाद यह पहली ऐसी फिल्म है जिसको लेकर भारतीय समाज इतना उद्वेलित है। अधिक स्क्रीन देने का दबाव या फिर फ्री टिकट उपलब्ध कराने जैसी खबरें यह साबित करती हैं कि इस फिल्म को लेकर समाज किस तरह उत्साहित है। ऐसा कहा जा सकता है कि बाहुबली से भारतीय सिनेमा में बदलाव की जो यात्रा शुरू हुई वह अब एक नए पड़ाव पर पहुंच गई है। भारतीय यथार्थ को बेझिझक होकर कहने का आत्मविश्वास भारतीय सिनेमा ने द कश्मीर फाइल्स के साथ हासिल कर लिया है। इस फिल्म की ताकत तकनीकी नहीं पटकथा है, इसकी कहानी और अभिनय है। कभी डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी के धारावाहिक चाणक्य का उदाहरण उसकी पटकथा के लिए दिया जाता था। इसमें ऐतिहासिक और सभ्यतागत विमर्श को जिस तरह से पटकथा में कुशलता के साथ बुना गया, उसने चाणक्य को संवाद के आम भारतीय के संवाद और तर्क का हिस्सा बन गया। बाद में ए वेडनेसडे डे जैसी फिल्मों ने अपनी कसी हुई कहानी और सधी हुई पटकथा के लिए प्रसिद्धि पाई। द कश्मीर फाइल्स पटकथा और कहानी बुनने की कला को नई ऊंचाई देती है। घटनाओं के सच को जिस तरह से कहानी और पटकथा में डाला गया है वह दर्शक को झकझोर कर रख देता है। एक ऐसे दौर में जब एनिमेशन 3D फिल्में सफलता के झंडे गाड़ रही हैं, तब द कश्मीर फाइल्स की सफलता इसे और भी खास बना देती है। मीडिया वाले बाहर से नहीं अंदर से बदलते हैं। जो नदरू नहीं जानता वह कश्मीर नहीं जानता, और जब तक सच जूते पहनता है तब तक झूठ दुनिया का चक्कर लगा के आ जाता है। जैसे संवाद दर्शक की समझ और जेहन दोनों को बदल देते हैं। द कश्मीर फाइल्स को देखने के बाद युवाओं में आश्चर्य, आक्रोश और उत्साह अधिक है। अधिकांश युवाओं को ऐसा लगता है कि किसी झूठी दुनिया से निकलकर उन्हें या कठोर सच्चाई से रूबरू करा दिया गया हो। युवाओं को यह भी लगता है कि जब 3 दशकों पहले घटनाओं के बारे में झूठ और भ्रम रचा जा सकता है, तो सुदूर भारतीय इतिहास के साथ किस कदर खिलवाड़ किया गया होगा, उसका केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। कहानी को जिस साहस के साथ कहा गया है वह इस फिल्म को एकदम अलहदा बना देती है। ऐसी खबरें आई थी कि फिल्म उरी लंबे समय तक इसलिए फंसी रही क्योंकि उनके संवाद में 72 हुरों का जिक्र था। बाद में यह संवाद बदलना पड़ा। इस फिल्म में शब्दों, दृश्यों और विषयों को लेकर झिझक तोड़ी है। फिल्म में काफिर, आतंकवाद, समस्यावाद जैसे शब्दों का खुलकर इस्तेमाल हुआ है। अत्याचार के दृश्यों को पूरे संजीदगी के साथ फिल्माया गया है। मीडिया, पुलिसिया तंत्र और प्रशासन पर ऐसे संदर्भों के साथ तंज कसे गए हैं जिनका उपयोग अभी तक भारतीय सिनेमा करने से बचता रहा है।
सिनेमा का उपयोग भारत के सार्वजनिक विमर्श को प्रभावित करने के लिए प्रतिस्पर्धी शक्तियाँ करती रही है। अब भारत ने इस नए हथियार को समझकर ऐसी शक्तियों को उत्तर देना प्रारंभ किया है। आख्यानों की दुनिया में द कश्मीर फाइल शुरुआती लेकिन साहसी और प्रभावी प्रत्युत्तर है। डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म में अनुच्छेद 370 से लेकर कश्मीर के इतिहास और पौराणिक कथाओं पर भी बात की गई है। इस फिल्म में इस बात का जिक्र प्रमुखता से किया गया है कि कैसे राजनीतिक कारणों से कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को सालों साल दबाकर रखा गया। फिल्म की कहानी 1990 के दशक से शुरू होकर मौजूदा साल तक पहुँचती है। दिल्ली में पढ़ रहा कृष्णा यानी दर्शन कुमार अपने दादाजी पुरस्कार नाथ पंडित यानी अनुपम खेर की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए श्रीनगर आता है। कश्मीर के अतीत से बेखबर वो अपने परिवार से जुड़ी सच्चाई की खोज में लग जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात अपने दादाजी के 4 दोस्तों से होती है। उनके बीच धीरे धीरे कश्मीरी पंडितों के पलायन और नरसंहार की चर्चा शुरू होती है और कहानी पहुँचती है 1990 में। फिल्म में आगे दिखाया गया है कि किस तरह कश्मीर की गलियों में आतंकी बंदूकें लेकर घूमते हैं और कश्मीरी पंडितों को ढूंढ ढूंढ कर मारते हैं। क्या बुजुर्ग क्या महिला आतंकी बच्चों को तक नहीं छोड़ते। फिल्म में यह हास्य देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। आप कल्पना करने लग जाएंगे कि कैसा भय का माहौल होगा उस वक्त। कश्मीरी पंडितों पर हुई तमाम हिंसा को दिखाती इस फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि कैसे उस वक्त राज प्रशासन भी असहाय हो गया था। एक्टिंग की बात करें तो अनुपम खेर अपने अभिनय से आपके दिल में उतर जाएंगे। वही मिथुन चक्रवर्ती ने शानदार काम किया है। इनके अलावा फिल्म में दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी, प्रकाश बेलावड़ी, पुनीत ईश्वर, अतुल श्रीवास्तव, चिन्मय मांझलेकर, भाषा संभली भी अहम किरदार में नजर आए हैं। विवेक अग्निहोत्री ने सालों रिसर्च कर इस फिल्म की कहानी पर काम किया है जो स्क्रीन पर साफ नजर आता है। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन और नरसंहार की इस कहानी में निर्देशक ने कई मुद्दों को छुआ है। निर्देशक ने खासतौर पर 3 किरदारों के जरिए कश्मीरी पंडितों की पीड़ा दिखाने की कोशिश की है। हालांकि कहानी में कई बार चीज़ों को दोहराया भी गया है जो आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जिंदगी और रहस्यमयी मौत पर प्रकाश डालती एक फिल्म द ताशकंद फाइल्स साल 2019 में रिलीज हुई थी। विवेक रंजन अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी इस फिल्म के जरिए शास्त्री जी की मौत पर नए सिरे से बहस की गई थी कि आखिर उनकी मौत कैसे हुई थी, उसके लिए जिम्मेदार कौन था, आखिर उनकी मौत के रहस्य से आज तक पर्दा क्यों नहीं उठाया गया, क्या उसमें भारत के किसी राजनीतिक दल का भी हाथ था। इन्हीं सवालों के जवाब खोजती इस फिल्म को लेकर काफ़ी चर्चा हुई थी। कुछ इसी तरह के मिजाज की एक नई फिल्म द कश्मीर फाइल्स सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। इसका निर्देशन भी नेशनल अवार्ड विजेता निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने किया है। इस फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार और अतुल श्रीवास्तव जैसे दिग्गज अभिनेता अहम किरदारों में हैं। फिल्म द कश्मीर फाइल्स 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के पलायन की ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। कहा जाता है कि कश्मीर से पंडितों को हटाने के लिए उनका वहां नरसंहार किया गया था। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अनुसार साल 1990 में घाटी के भीतर 75,343 कश्मीरी पंडित परिवार थे, लेकिन साल 1990 और साल 1992 के बीच आतंकियों के डर से 70,000 से ज़्यादा परिवारों ने घाटी को छोड़ दिया। साल 1992-2011 के बीच आतंकवादियों ने 399 कश्मीरी पंडितों की हत्या की थी। पिछले 30 सालों के दौरान घाटी में बहुमुश्किल 800 हिंदू परिवार ही बचे हैं। साल 1941 में कश्मीरी हिंदुओं का आबादी में हिस्सा 15% था, लेकिन साल 1991 तक उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 0.1% ही रह गई। अपनी मातृभूमि और कर्मभूमि से विस्थापित होने के कश्मीरी पंडितों के इस दर्द को व्यापक रिसर्च के बाद पहले पर्दे पर पेश किया जा रहा है। अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती जैसे कलाकारों से सजी फिल्म की रिलीज से पहले जम्मू में कश्मीरी पंडितों के लिए एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार फिल्म जब खत्म हुई तो वहां मौजूद कई दर्शक इतने भावुक हो गए कि अपनी सीटों पर खड़े होकर रोने लगे। पूरे थिएटर में जो माहौल बना उसे देखकर समझा जा सकता था कि फिल्म में कश्मीरी पंडितों के दर्द को किस तरह से पेश किया गया है। फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री का भी कहना है कि साल 1990 में हुआ कश्मीरी नरसंहार भारतीय राजनीति का एक अहम और संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए इसे पर्दे पर उतारना कोई आसान काम नहीं था। इसके लिए हमारी टीम ने एक व्यापक रिसर्च किया। करीब 400 कश्मीरी पंडितों के परिवार से बातचीत की गई जिन्होंने सीधे तौर पर कश्मीर की इस हिंसा को झेला। उन्हें विस्थापित होना पड़ा, वो आज भी इसी टीस के साथ जी रहे हैं। फिल्म द कश्मीर फाइल को 5 में से 4.5 स्टार देते हुए समीक्षक रोहित जायसवाल लिखते हैं, मेरे लिए द कश्मीर फाइल्स मेरे पूरे जीवन में अब तक की सबसे कठिन फिल्म रही। इसे देखने के लिए साहस की ज़रूरत है। यदि दर्शक हिम्मत कर सकते हैं तभी इस फिल्म को देखें। विवेक रंजन अग्निहोत्री ने अपने करियर की बेस्ट फिल्म बनाई है। निधि सुधा ने 5 में से 3 स्टार को देते हुए लिखा, फिल्म को कश्मीर की खूबसूरत घाटियों के इस काले इतिहास को बड़े पर्दे पर देखना बेहद मार्मिक और दर्दनाक है, लेकिन महत्वपूर्ण भी है। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स तथ्यों पर आधारित है।
राजनीतिक झुकाव से अलग होकर देखें तो इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों पर हुए क्रूर अत्याचारों को देखना, मानवता और न्याय व्यवस्था को घुटने टेकते दिखना दिल दहला देने वाला है। 2 घंटे 40 मिनट की फिल्म में धारा 370 से लेकर इतिहास और पौराणिक कथाओं पर भी बात होती है। फिल्म समीक्षक सुमित कुडेल लिखते हैं, स्वतंत्र भारत का सबसे क्रूर अध्याय। इसमें अनफिल्टर्ड तथ्यों के साथ प्रकट हुआ कश्मीरी पंडितों का जनसंहार। विवेक अग्निहोत्री के निर्देशन में बनी इस फिल्म को कश्मीरी पंडितों के विस्थापन का सच जानने के लिए जरूर देखना चाहिए। इस सच को अतीत के पन्नों पर दफन कर दिया गया था। एक यूजर यश बिनानी लिखते हैं कि वो भारत सरकार से गुजारिश करते हैं कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स को पूरे देश में टैक्स फ्री किया जाए। राहुल रोशन लिखते हैं, मैंने कल द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी। मुझे अब समझ में आ रहा है कि विवेक ने इंटरव्यू के दौरान मुझसे हैदर से इसे तुलना करने से मना क्यों किया था। दोनों में कई सारी समानताएं हैं, लेकिन इसके बावजूद दोनों फिल्मों को स्वतंत्र प्रभाव है जिसे देखने के बाद ही समझा जा सकता है। पत्रकार ऋचा अनिरुद्ध तो लिखती हैं कि फिल्म ने उनके पूरी तरह से झकझोर दिया है। क्या विडंबना है, लोग कश्मीर को जन्नत मानते हैं और जो कश्मीर को जहन्नुम बना रहे हैं वो भी जन्नत जाना चाहते हैं। आंखों में दर्द लिए फिल्म का एक किरदार कहता है, एक सच्ची त्रासदी पर आधारित भावात्मक रूप से आपको हिला देने वाली यह फिल्म 1990 में कश्मीर घाटी में कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा को दिखाती है, जिन्हें इस्लामिक आतंकवादियों द्वारा अपने घरों से भगाने के लिए मजबूर किया जाता है। फिल्म बताती है कि वह सिर्फ एक पलायन नहीं था, बल्कि नरसंहार था। लगभग 2 घंटे 40 मिनट लंबी इस फिल्म में निर्देशक विवेक अग्निहोत्री भारत के एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान और मीडिया पर निशाना साधते हैं। वह अनुच्छेद 370 को निरस्त करने से लेकर कश्मीर के प्राचीन इतिहास और पौराणिक कथाओं पर बात करते हैं। लगभग 30 सालों के बाद कश्मीरी पंडित आज भी न्याय की उम्मीद करते हैं। यह फिल्म उनकी पीड़ा, उनकी आवाज़ को सामने रखती है। यह दिखाती है कि किस तरह राजनीतिक कारणों से कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को सालों साल दबा दिया गया। फिल्म 1990 से शुरू होती है और मौजूदा साल तक पहुंचती है। दिल्ली में पढ़ रहा कृष्णा यानी दर्शन कुमार अपने दादाजी पुष्कर नाथ पंडित यानी अनुपम खेर की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए श्रीनगर आया है। कश्मीर के अतीत से बेखबर वह अपने परिवार से जुड़ी सच्चाई की खोज में है। श्रीनगर में उसकी मुलाकात दादाजी के 4 दोस्तों से होती है। उनके बीच धीरे धीरे कश्मीरी पंडितों के पलायन और नरसंहार की चर्चा शुरू होती है और कहानी पहुँचती है साल 1990 में। साल 1990 की कहानी JKLF द्वारा सतीश टिक्कू की हत्या के साथ शुरू होती है। दिखाया जाता है कि किस तरह कश्मीर की गलियों से आतंकवादी बंदूकें लेकर चारों ओर घूम रहे हैं और कश्मीरी पंडितों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं, उनके घर जला रहे हैं। ना महिलाओं को बख्शा जा रहा है और ना बच्चों को। गली गली में राल्यू चाल्यू या गाल्यू के नारे गूंज रहे हैं, जिसका अर्थ है या तो धर्म बदलो या तो भागो या मर जाओ। पहली सीन के साथ ही निर्देशक स्पष्ट कर देते हैं कि यह फिल्म 1990 की घटना को गहराई से छूने वाली है। प्रलेखित रिपोर्ट्स के आधार पर फिल्म कश्मीरी पंडितों पर हुए तमाम हिंसा को दर्शाती है। BK गंजू की चावला की बैरल में हत्या हो या नदी मर्ग संहार हो, जहां 24 कश्मीरी पंडितों को भारतीय सेना के बेस में आए आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। ये घटनाएं हम पुरस्कार नाथ पंडित यानी अनुपम खेर और उनके परिवार की नज़रों से देखते हैं। वह अपने बेटे, बहू और पोतों के साथ श्रीनगर में रहते हैं। जब उनके परिवार पर खतरा मंडराता है तो अपने 4 दोस्तों ब्रह्मदत्त यानी मिथुन चक्रवर्ती जो कि IAS है, DGP हरिनाथ यानी पुनीत इस्सर, विष्णु राम यानी अतुल श्रीवास्तव जो कि मीडिया के लिए काम करते हैं और डॉक्टर महेश कुमार यानी प्रकाश बेलावड़ी से मदद मांगते हैं। लेकिन तत्कालीन राज्य के अपंग प्रशासन के सामने सभी असहाय दिखाई देते हैं। ये सभी किरदार प्रतीकात्मक हैं जो उस वक्त मौन रही सरकार को दिखाते हैं। निर्देशक ने फिल्म में कृष्णा की दुविधा के द्वारा आज के युवाओं को इंगित किया है। एक तरफ उसकी प्रोफेसर राधिका मेमन यानी पल्लवी जोशी कश्मीर की आज़ादी के नारे लगवाती है और दूसरी तरफ उसके परिवार और कश्मीरी पंडितों का इतिहास। कृष्णा किस पक्ष की ओर से न्याय की मांग करता है, यही है इस फिल्म की कहानी। विवेक अग्निहोत्री ने सालों रिसर्च के बाद इस फिल्म की पटकथा पर काम किया है और वो पर्दे पर दिखता भी है। कश्मीरी पंडितों के विस्थापन और नरसंहार की इस कहानी में निर्देशक ने तमाम बिंदु उठाए हैं, जैसे कि कई लोग जो मानते हैं कि कोई पलायन नहीं हुआ था, कोई नरसंहार नहीं हुआ था। कुछ मानते हैं कि कश्मीरी हिंदुओं को उनके घरों से बाहर नहीं निकाला गया था, बल्कि वे अपनी मर्जी से चले गए थे। फिल्म में इसका जवाब दिया गया है। निर्देशक मुख्य तौर पर 3 किरदारों के जरिए हमें कश्मीरी पंडितों की पीड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। पुष्कर नाथ पंडित का किरदार एक आम पीड़ित व्यक्ति को दिखाता है, तो शारदा का किरदार महिलाओं पर हुए अत्याचार को, और कृष्णा का किरदार पंडितों की तीसरी पीढ़ी है जो अतीत की वास्तविकताओं से बेखबर है। हालांकि भावात्मक पक्ष
से ऊपर उठे तो फिल्म में थोड़ी कमियां भी दिखती हैं। कहानी कई जगह दोहराती सी लगती है और कल्पना के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती। नरसंहार के कुछ दृश्य हों या हिंसात्मक कृत्य, निर्देशक आतंकियों की बर्बरता दिखाने के लिए स्पून फीड करते दिखे हैं। फिल्म में इतने सारे मुद्दे एक के बाद एक सामने आते हैं कि आपको इक्के दुक्के किरदारों को छोड़कर किसी से जुड़ने का मौका ही नहीं मिलता। फिल्म की स्टार कास्ट बेहद दमदार है। पुष्कर नाथ पंडित के किरदार में अनुपम खेर ने बेहतरीन काम किया है। उनका किरदार आपको झंझोरता है और जाते जाते आंखें नम कर जाता है। कश्मीरी पंडितों के दर्द, निराशा और उम्मीद को उनके हर हाव भाव में देखा जा सकता है। कृष्णा के किरदार में दर्शन कुमार को कुछ दमदार सीन मिले हैं जिनके साथ उन्होंने पूरा न्याय किया है। वही चिन्मय मांडलेकर अपने किरदार फारूक मलिक बिट्टा में इतने रस से गए हैं कि आप उनसे बिना नफरत किए थिएटर से बाहर नहीं आ पाएंगे। प्रोफेसर की भूमिका में पल्लवी जैसी भी उतनी ही प्रभावी हैं। फिल्म में अहम किरदार निभाने वाले मिथुन चक्रवर्ती, अतुल श्रीवास्तव, प्रकाश बेलावड़ी, पुनीत इस्सर, भाषा संभली अपने किरदारों में प्रभावशाली लगे हैं। फिल्म तकनीकी स्तर पर काफ़ी प्रभावित करती है। उदय सिंह मोहिते की सिनेमेटोग्राफी कश्मीर के गलियों में उठ रहे भयावह मंजर को बखूबी दिखाती है। डल झील और पर्वतों की खूबसूरती से होते हुए सड़कों, गलियों और घरों में लगे आग को देखकर आपको लगातार बेचैनी होती है, लेकिन कहानी लगातार बांधे रखती है। फिल्म की एडिटिंग कुछ हिस्सों में काफ़ी ज़बरदस्त है, लेकिन थोड़ी और चुस्त की जा सकती थी। कुछ हिंसात्मक दृश्यों को दर्शकों की कल्पना हेतु भी छोड़ दिया जा सकता है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर दिया है रोहित शर्मा ने, जो फिल्म को एक मजबूती देती है। कश्मीर की खूबसूरत घाटियों के इस काले इतिहास को बड़े पर्दे पर देखना बेहद मार्मिक और दर्दनाक है, लेकिन महत्वपूर्ण भी है। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स तथ्यों पर आधारित है। राजनीतिक झुकाव से अलग होकर देखें तो इस फिल्म में कश्मीरी पंडितों पर हुए क्रूर अत्याचारों को देखना, मानवता और न्याय व्यवस्था को घुटने टेकते देखना दिल दहलाने वाला है। साल 2019 में विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द ताशकंद फाइल्स रिलीज हुई थी और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। इस फिल्म को 2 नेशनल अवार्ड भी मिले थे। द ताशकंद फाइल के बाद अब विवेक अग्निहोत्री द कश्मीर फाइल्स लेकर आए हैं, जिसमें उन्होंने 90 के दशक में कश्मीर में हुए कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं के नरसंहार और पलायन की कहानी को दर्शाया है। इस फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती जैसे धुरंधर कलाकार तो हैं ही, लेकिन साथ ही फिल्म में पल्लवी जोशी और दर्शन कुमार जैसे मंझे हुए कलाकार भी नजर आएंगे। द ताशकंद फाइल्स को दर्शकों और क्रिटिक्स ने काफ़ी सराहना मिली थी। तो अब देखना होगा कि क्या द कश्मीर फाइल्स के जरिए विवेक अग्निहोत्री एक बार फिर दर्शकों का दिल जीत पाएंगे या नहीं। अगर आप इस फिल्म को देखने का प्लान बना रहे हैं तो उससे पहले आइए जानते हैं फिल्म कैसी है। फिल्म की कहानी कश्मीर के एक टीचर पुष्कर नाथ पंडित यानी अनुपम खेर की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमती है। कृष्णा यानी दर्शन कुमार दिल्ली से कश्मीर आता है। अपने दादा पुष्कर नाथ पंडित की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए कृष्णा को अपने दादा के जिगरी दोस्त ब्रह्मदत्त यानी मिथुन चक्रवर्ती के यहाँ ठहरता है। उस दौरान पुष्कर के अन्य दोस्त भी कृष्णा से मिलने आते हैं। इसके बाद फिल्म फ्लैशबैक में जाती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सन 1990 से पहले कश्मीर कैसा था। इसके बाद 90 के दशक में कश्मीर पंडितों को मिलने वाली धमकियों और जबरन कश्मीर और अपना घर छोड़कर जाने वाली उनकी पीड़ादायक कहानी को दर्शाया जाता है। कृष्णा को नहीं पता कि उस दौरान उसका परिवार किस मुश्किल वक्त से गुजरा होगा। इसके बाद 90 के दशक की परतें उनके सामने खुलती हैं और दर्शाया जाता है कि उस दौरान कश्मीरी पंडित किस पीड़ा से गुजर रहे थे। पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है। साल 2020 में विद विनोद चोपड़ा द्वारा शिकारा नामक फिल्म का निर्देशन किया गया था। यह फिल्म कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं के हत्याकांड व पलायन पर आधारित थे। विद विनोद चोपड़ा ने एक लव स्टोरी के जरिए कश्मीरी लोगों की पीड़ा को दर्शाने की कोशिश की थी, लेकिन विवेक अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल के जरिए एक रोंगटे खड़े करने वाली अलग कहानी को दर्शाने की कोशिश की। उन्होंने कश्मीरी हिंदुओं की कहानी को गहरे और बहुत ही कठोर तरीके से इस फिल्म के जरिए सुनाने की कोशिश की है। वह हमें पूरी तरह से एक अलग दुनिया में ले जाते हैं। फिल्म में कई ऐसे सीन हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। फिल्म आपको पूरे समय अपनी सीट से बांधे रखेगी। फिल्म की कहानी अच्छी है और विवेक अग्निहोत्री अपने कार्य में पूरी तरह से सफल नजर आते हैं। कलाकारों की एक्टिंग ने इस फिल्म को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है। वैसे तो अनुपम खेर ने कई बार अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता है, लेकिन इस फिल्म में अनुपम खेर ने पुष्कर नाथ पंडित के किरदार को ऐसे निभाया कि दर्शक आश्चर्यचकित रह जाएंगे। उन्होंने एक बार फिर से साबित किया है कि वह फिल्म इंडस्ट्री के सबसे शानदार वर्सटाइल एक्टर हैं। वही मिथुन चक्रवर्ती ने भी अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया है। एक स्टूडेंट लीडर के तौर पर दर्शन कुमार ने बहुत ही प्रभावी अभिनय का प्रदर्शन किया है। वही पल्लवी जैसी की बात करें तो द ताशकंद फाइल्स के लिए उन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था और एक बार फिर उन्होंने साबित कर दिया है कि वह द कश्मीर फाइल्स के लिए भी पुरस्कार की मजबूत दावेदार हैं। यहाँ पर चिन्मय की एक्टिंग की भी तारीफ करना चाहेंगे, जिन्होंने फारूक अहमद के तौर पर स्क्रीन पर एक अमिट छाप छोड़ी है।
उनके अलावा बाकी कलाकारों ने भी अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया है। फिल्म में जो कमी हमें नजर आई वो है इसका रनिंग टाइम। यह फिल्म 2 घंटे 50 मिनट की है। इस फिल्म में आसानी से 30 मिनट का कट लगाया जा सकता था। कहीं कहीं पर फिल्म काफ़ी बोझिल नजर आती है। ऐसा लगता है कि फिल्म के कुछ सीन को ज़बरदस्ती खींचने की कोशिश की गई है। इसके अलावा फिल्म का म्यूजिक भी कुछ खास नहीं लगा। अगर बैकग्राउंड स्कोर अच्छा होता तो फिल्म को ये और भी नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता था। यह फिल्म कमज़ोर दिल वाले लोगों के लिए नहीं है। अगर आपका दिल मजबूत है तो ही आप इस फिल्म को देखें, क्योंकि फिल्म में कई ऐसे सीन हैं जिन्हें देखकर आपकी आंखें बंद कर सकते हैं आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। खैर, फिल्म अच्छी है, इसे आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स के लिए इस समय विवेक अग्निहोत्री चर्चा में हैं। फिल्म रिलीज से पहले ही काफ़ी चर्चा बटोर चुकी है। इसकी स्क्रीनिंग के दौरान कई सारे वीडियो सामने आए थे, जिसमें मूवीज़ देखने के बाद दर्शक काफ़ी भावुक नजर आए। अब ऐसा ही एक और वीडियो फिल्म में अहम रोल प्ले करने वाले एक्टर दर्शन कुमार ने भी शेयर किया था। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे लोग ये फिल्म देखकर बाहर आने के बाद अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे और फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। एक्टर दर्शन कुमार ने ट्विटर पर शो खत्म होने के बाद एक वीडियो शेयर किया, जहां ऑडियंस इस मूवी को देखकर इतनी भावुक नजर आ रही है कि उनके आंसू भी नहीं रुक रहे। वही लोग भी इस दुख के भागीदार रहे हैं। उनके लिए फिल्म एक नई उम्मीद की किरण है। एक महिला तो फूट फूट कर रोती नजर आ रही है। उसने विवेक अग्निहोत्री के पैर छुए और तहे दिल से उनका शुक्रिया किया और लोग भी विवेक को घेरे हुए हैं और इस मूवी को बनाने के लिए उनका आभार व्यक्त कर रहे हैं। महिला रोते हुए विवेक से बातचीत कर रही है। वो कह रही है, हमारे साथ जो कुछ हुआ, आपके अलावा यह मूवी कोई और नहीं कर सकता था। आप हमारे लिए भगवान हैं। इसी बीच एक्टर दर्शन कुमार भी वहां पहुंच जाते हैं। महिला दर्शन कुमार को भी गले लगा लेती है और अपना आशीर्वाद देती है। पूरी टीम के बेहतर भविष्य की कामना करती है। दर्शन ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, जो दिल से आता है वही दिल को छूता है। कश्मीर फाइल्स अब आप लोगों की फिल्म है। कश्मीर फाइल्स मूवी 90s के कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अन्याय पर बनी फिल्म है। इसमें अनुपम खेर और मिथुन चक्रवर्ती की अभिनय की तारीफ खूब की जा रही है। दर्शन भी इस फिल्म के साथ भावनात्मक जुड़ाव महसूस कर रहे हैं और इसे अच्छे रिव्यूज भी मिल रहे हैं। फिल्म द्वारा अच्छी कमाई की संभावना जताई जा रही है। विवेक अग्निहोत्री ऐसे मुद्दों पर फिल्में बनाना पसंद करते हैं। इसके पहले द ताशकंद फाइल्स को लेकर भी वे सुर्खियों में रहे थे। देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मर्डर मिस्ट्री पर बनी फिल्म ने नेशनल अवार्ड भी जीते थे। पुरानी फाइलों से दबे सच कई बार विचलित कर देते हैं। ताशकंद फाइल्स के बाद अब निर्देशक विवेक रंजन अग्निहोत्री ने कश्मीर की 3 दशक से अधिक पुरानी फाइल के पन्ने पलटे हैं। उनकी यह फिल्म बेचैन करती है। फिल्म देखते हुए निदा फाजिली का शेर याद आता है, बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता, जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता। ऐसा नहीं कि कश्मीर का यह व्याकुल कर देने वाला सच लोग नहीं जानते कि कैसे आतंकियों ने कश्मीरी हिंदुओं को उनकी ज़मीन से बेदखल कर दिया, बेरहमी से कत्ल किया, उनकी महिलाओं बच्चों पर शर्मनाक अत्याचार किए। कश्मीरी लोग कैसे देश प्रदेश की सरकार, स्थानीय प्रशासन, पुलिस और मीडिया जैसी ताकतों के बावजूद अपनी धरती से पलायन के बाद देश में ही शरणार्थी बनकर रह गए और आज तक उन्हें न्याय नहीं मिला। पुरानी पीढ़ियों से होता हुआ यह दर्द नई पीढ़ी की रगों में दौड़ रहा है। विवेक अग्निहोत्री ने इसी पीढ़ी दर पीढ़ी दर्द के बहने की कहानी को कश्मीर फाइल में उतारा है। यह कहानी रिटायर्ड टीचर पुरस्कार नाथ पंडित यानी अनुपम खेर और उनके परिवार को केंद्र में रखकर चलती है। उनके बहाने कश्मीरियों के जख्मों और तकलीफों को दिखाती है। जेएनयू दिल्ली में पढ़ने वाला एक जवान पोता कृष्ण यानी दर्शन कुमार जब कश्मीर पहुंचता है तो पुरस्कार नाथ के पुराने दोस्तों IAS ब्रह्मादत्त यानी मिथुन चक्रवर्ती, DGP हरनाथ यानी पुनीति सर, डॉक्टर महेश कुमार यानी प्रकाश बुलावडी और पत्रकार विष्णु राम यानी अतुल श्रीवास्तव से मिलता है। वहां उसका सामना हकीकत से होता है। वह वहां आतंकी फारूक मलिक बिट यानी चिन्मय मांडलेकर से भी रूबरू होता है, जो उसके परिवार समेत कश्मीर की बर्बादी का जिम्मेदार है। विश्वविद्यालय में कश्मीर को देश से अलग करने के नारे लगाने वाले कृष्णा को वहां सच्चाई पता लगती है और उनकी आंखों के आगे से पर्दे हटते हैं। विवेक अग्निहोत्री ने फिल्म में कश्मीर से जुड़े दुष्प्रचारों को अपनी फिल्म में लाने की कोशिश तो की है, लेकिन उसे लेकर ज़्यादा मुखर नहीं पाए। ताशकंद फाइल्स में जहां उनका फोकस पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमय मृत्यु को लेकर हुई राजनीति पर था, वही कश्मीर फाइल्स में वह राजनीति से अधिक वहां हुए हिंसक घटनाक्रम और कश्मीर को भारत से तोड़ने वाली षड्यंत्रकारी सोच पर फोकस करते हैं। फिल्म में दिखाई हिंसा कहीं कहीं हिला देती है। एक दृश्य में चावल की कोठी में छुपे पंडित के बेटे को जब आतंकी गोलियों से छलनी कर देता है तो उसके खून से सने चावल बिखर जाते हैं।
आतंकी पंडित की बहू से कहता है कि अगर वह इन चावलों को खाएगी तभी उसकी और उसके परिवार के दूसरे लोगों की जान बच सकती है। वह चावल खाती है। एक और दृश्य में आतंकी पुलिस की वर्दी में 24 कश्मीरी हिंदुओं को एक कतार में खड़ा करके गोलियों से भून देते हैं। छोटे बच्चों को भी नहीं बख्शते। वह कश्मीरी हिंदुओं और भारत का अपमान करने वाले नारे लगाते हैं। महिलाओं को हर तरह से अपमानित करते हुए पाशविक हिंसा है। करीब 3 घंटे की इस फिल्म का पहला किस्सा जहां कश्मीर में 1990 में हुए भीषण नरसंहार पर केंद्रित है, वही दूसरे में निर्देशक कृष्ण के बहाने नई पीढ़ी के असमंजस को दिखाते हैं, जिसे बताया कुछ गया है और सच कुछ और है। फिल्म में कश्मीर की आज़ादी के नारे, बेनजीर भुट्टो के वीडियो और फैज़ की नज़्म हम देखेंगे कि बहाने निर्देशक आतंकियों और अलगवादियों के इरादे जाहिर करते हुए नई पीढ़ी की उलझन को सामने लाते हैं। काली बंदी लगाई हुई वामपंथी उदारवादी प्रो राधिका मेमन के रूप में पल्लवी जैसी यह युवाओं को गुमराह करने का प्रतिनिधित्व करती हैं। फिल्म बहुत सारे पीड़ितों की सच्ची कहानियों और दस्तावेजों पर आधारित है। कश्मीर फाइल्स बार बार फ्लैशबैक में जाती है और एक सीध में नहीं चलती। तथ्यों पर अत्यधिक जोर देने के कारण कहीं कहीं यह डॉक्यूमेंट्री ड्रामा की तरह भी लगती है। आर्टिकल 370 से लेकर शरणार्थी कैंपों में कश्मीरियों की दुर्दशा और उस पर राजनेताओं की संवेदनहीनता को भी निर्देशक ने यहाँ पर उभारा है। कश्मीर फाइल्स ऐसी कई सारी बातें सामने लाती है जो लोगों को जाननी चाहिए। यह मनोरंजक का नहीं बल्कि संवेदना का सिनेमा है। फिल्म कश्मीरी हिंदुओं पर हुए अत्याचारों को लगातार उभारते हुए यह अंडरटोन सवाल लेकर चलती है कि इसका हिसाब कौन देगा और उन्हें न्याय कब मिलेगा। दर्शन कुमार और मिथुन चक्रवर्ती समेत सभी कलाकारों ने फिल्म में अपना काम बाखूबी किया है, लेकिन अनुपम खेर का अभिनय हाई पॉइंट है। पुरस्कार नाथ पंडित के रूप में अनुपम ऐसे शख्स की पीड़ा को पर्दे पर उतारते हैं जो अपनी जमीन और घर से बेदखल होने के बाद पूरी जिंदगी फिर से वहां जाने का ख्वाब देखते हुए इस दुनिया से गुजर जाता है। कश्मीर भारत का सच है और इस सच के बहुत सारे सच हैं। बीते कई बरसों से सब अपने अपने अंदाज में कश्मीर का सच कहते रहे हैं। कश्मीर फाइल्स भी एक सच दिखाती है और उसे भी देखा जाना चाहिए। कश्मीरी पंडित को बेदखल करने का घाव 32 साल बीतने के बाद भी हरा है। जिन लोगों ने इसे भोगा है उनके लिए तो यह नासूर है। यहाँ हुए नरसंहार के बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं है। यह सब हो रहा था तब भी कोई हलचल नहीं हुई थी। विद विनोद चोपड़ा जो कि खुद कश्मीरी हैं ने फिल्म शिकारा के जरिए यह बात दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन उनका प्रयास बहुत ही कमज़ोर साबित हुआ था। द ताशकंद फाइल्स के जरिए निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी मौत को लेकर कुछ खुलासे किए थे। अब उन्होंने कश्मीर की सबसे गंभीर समस्या पर फिल्म बनाई है। विवेक की यह फिल्म दर्शाती है कि किस तरह से कट्टरपंथियों ने कश्मीरी पंडितों का जीना बेहाल कर उन्हें कश्मीर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। तत्कालीन फारूक अब्दुल्ला सरकार तमाशा देख रही थी, जबकि उनकी नाक के नीचे से कश्मीर की आज़ादी की मांग और पंडितों के साथ दुर्व्यवहार का नंगा नाच हो रहा था। पुलिस और मीडिया को भी फिल्म कटघरे में खड़ा करती है। युवा पीढ़ी का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचार देख दर्शक दहल जाते हैं। यह ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जानी चाहिए, जिससे विश्वसनीयता बढ़ती है। फिल्म इसलिए बनाई गई ताकि बात ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। इस फिल्म का रिलीज़ से पहले बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं किया गया, लेकिन दर्शकों में इस फिल्म को लेकर भारी उत्सुकता है। ये शायद इसलिए कि वे जो देखना चाहते हैं उसी अंदाज में बात को कहा गया है। फिल्म शुरू होती है उस सीन से जिसमें बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। कुछ कश्मीरी मुस्लिम लड़के शिवा नामक हिंदू लड़के से कहते हैं कि वह पाकिस्तान जिंदाबाद कहे। इसी बीच मुस्लिम युवाओं की भीड़ आ जाती है और पंडितों के घर में आग लगा देती है। उनका कहना है रालियो तो सालियो या गालियो, अर्थात या तो मुस्लिम बनो या मरो या फिर कश्मीर छोड़ो। पुष्कर नाथ पंडित ने अनुपम खेर की कहानी के जरिए कश्मीर के हालात दिखाए गए हैं। कुछ आतंकी पुष्कर के घर में घुस जाते हैं क्योंकि पड़ोसियों ने विश्वासघात किया है। अपने ससुर पुष्कर नाथ को बचाने के बदले में उनकी बहू को अपने पति के खून के साथ चावल खाने पड़ते हैं। ऐसा हकीकत में भी हुआ है। यह ऐसा सीन है जिसे देख सिनेमा हॉल में सन्नाटा पसर जाता है। पुष्कर नाथ कश्मीर छोड़ देता है। उसके पोते का प्रोफेसर राधिका मेमन यानी पल्लवी जोशी कश्मीर की आज़ादी को लेकर ब्रेन वॉश कर देती है। मरने से पहले पुष्कर अपने पोते से वादा लेता है कि मरने के बाद उसकी अस्थियां कश्मीर स्थित उनके घर में विसर्जित की जाएं। पुष्कर की मृत्यु के बाद कसड़ा कश्मीर जाता है, जहां उसके दादा के दोस्त ब्रह्मा यानी मिथुन चक्रवर्ती, डॉक्टर महेश कुमार यानी प्रकाश बेलावड़ी, हरि नारायण यानी पुनीत ईश्वर और विष्णु राम यानी अतुल श्रीवास्तव से उसकी मुलाकात होती है। इनमें से कोई पुलिस में था तो कोई पत्रकार। ये लोग कृष्णा 1990 में हुए हालातों के बारे में बताते हैं।
तो सच्चाई जानने के बाद वह सभी को इस बारे में बताने का फैसला करता है। वह कहता है कि कश्मीर में हुई इस घिनौनी घटना के बारे में हमें क्यों नहीं बताया गया। उसका यह कहना कई सवाल खड़े करता है, जैसे क्या तत्कालीन राज्य और केंद्र सरकारों ने इस मामलों को दबाया था, क्या मीडिया ने अपना रोल सही तरीके से नहीं निभाया था। विवेक ने फिल्म की कहानी को सच्चे दस्तावेजों और सच्ची कहानियों को जोड़कर आगे बढ़ाया है। उन्होंने टेलीकॉम इंजीनियर बीके गंजू हत्याकांड को पुष्कर के बेटे की हत्या से जोड़ा है। नदी मार्ग हत्याकांड का भी उल्लेख है, जिसमें 24 हिंदुओं को लश्कर ए तोयबा के लोगों ने हत्या कर दी थी। लोगों को कटिंग मशीन से चीर दिया गया था। और फिल्म के क्लाइमैक्स में आतंकवादियों का सरगना बिट्टा यानी चिन्मय मंडलेकर भी एक महिला को ऐसी ही सजा देता है। फिल्म को लेकर अहम सवाल इसकी सत्यता को लेकर है। क्या जो कुछ दिखाया गया है वो सच है? विवेक रंजना अग्निहोत्री का झुकाव किस दल की ओर है, ये भी सभी जानते हैं। इसका जवाब यह है कि विवेक ने कई सच्ची घटनाओं को फिल्म से जोड़ा है, काफ़ी रिसर्च भी किया है। फिल्म में दिखाई गई बातें सच्चाई के काफ़ी करीब हैं। गैर मुस्लिमों के लिए आतंकवादियों ने कश्मीर में क्या स्थिति पैदा की थी, खोजिए। ज़्यादातर बातें आपको फिल्म में मिलेंगी। किसी कश्मीरी पंडित से मिलिए जिनके बाप दादाओं को कश्मीर छोड़ना पड़ा था। वे लोग हाल सुनाएंगे, वो भी आपको फिल्म के करीब मिलेगा। विवेक ने कई बात समेटने के चक्कर में फिल्म को बहुत लंबा कर दिया है। इंटरवल के बाद कई बातें उनके हाथ से छूटती नजर आती हैं। फिल्म की अवधि कम होती तो इसकी मारक क्षमता और बढ़ जाती। तकनीकी चमक फिल्म से नदारद है, जो कि आज की फिल्मों के लिए महत्वपूर्ण बात होती है। लेकिन फिल्म का विषय ही इतना पावरफुल है कि इसके तले कई बातें दब जाती हैं। फिल्म के कम बजट के कारण ही फिल्म की मेकिंग पर असर हुआ है। आर्टिकल 370 हटा दी गई है। अभी भी लोग क्यों मारे जा रहे हैं, अब क्या हालात हैं वहाँ, इन बातों को भी फिल्म में जगह मिलनी थी। अनुपम खेर ने कमाल की एक्टिंग की है। वे खुद मुक्तभोगी हैं, इसलिए इमोशंस को अच्छी तरह समझते हैं। अपने अभिनय के बल पर वे कई जगह दर्शकों की आंखों में आंसू ला देते हैं। दर्शन कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, चिन्मय मांडलेकर सहित सारे कलाकारों का अभिनय शानदार है। कश्मीरी पंडितों के साथ जो बर्ताव हुआ है उसे पर्दे पर देखना भी आसान बात नहीं है। इसी से उनकी पीड़ा को समझा जा सकता है। यह फिल्म इतिहास का एक पन्ना है जिसके बारे में कम लोग जानते हैं। सच्चाई से रूबरू होने के लिए यह फिल्म देखी जा सकती है। विवेक अग्निहोत्री ने बतौर निर्देशक बुद्धा इन ए ट्रैफिक जैम से जो अलग लेक हिंदी सिनेमा में पकड़ी है, वह दिन पर दिन गाढ़ी होती जा रही है। कौन सोच सकता है कि चॉकलेट और हेट स्टोरी बनाने वाले निर्देशक का हृदय भी परिवर्तन हो सकता है। लेकिन वह कहावत है ना कि देर आए पर दुरुस्त आए। विवेक का मसाला भी कुछ वैसा ही है। विवेक का मसला भी कुछ ऐसा ही है। विवेक ने अपनी पिछली फिल्म द ताशकंद फाइल्स से दुनिया भर के लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था। फिल्म 3 साल पहले की स्लीपर हिट फिल्म रही। उसी फिल्म का डीएनए विवेक अब अपनी नई फिल्म द कश्मीर फाइल्स में लेकर आए हैं। पिछली बार उन्होंने इतिहास की मैली चादर से ढकी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की हत्या की असलियत को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की थी। इस बार उन्होंने कश्मीर की सबसे गंभीर समस्या का नकाब नोचा है। सामने जो कुछ आता है वह भीतर का हिला देने वाला है। लोग कह सकते हैं कि फिल्म में तकनीकी कमाल नहीं है, लेकिन इस फिल्म का कमाल इसका सच है। वह सच जिसे वह सकने की हिम्मत कश्मीर से निकले तमाम निर्देशक तक नहीं दिखा पाए। फिल्म द कश्मीर फाइल्स एक तरह से इतिहास की उन फाइल्स को पलटने की कोशिश है जिनमें भारत देश में बीभत्स नरसंहारों के चलते हुए सबसे बड़े पलायन की कहानी है। देश में कश्मीर पंडित ही शायद इकलौती ऐसी कौम है जिसे उनके घर से आज़ादी के बाद बेदखल कर दिया गया है और करोड़ों की आबादी वाले इस देश के किसी भी हिस्से में कोई हलचल तक नहीं हुई। जिस कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक होने वाले देश का दम बार बार बड़े बड़े नेता भरते रहे हैं, उसे हालात की यह वानगी किसी भी इंसान को सिहरा सकती है। कोई 32 साल पहले शुरू होती फिल्म की कहानी की शुरुआत ही एक ऐसे लम्हे से होती है जो क्रिकेट के बहाने एक बड़ी बात बोलती है। घाटी में जो हुआ वह दर्दनाक रहा है, उसे पर्दे पर देखना और दर्दनाक है। आतंक का एक ऐसा चेहरा है जिसे पूरी दुनिया को दिखाना बहुत जरूरी है। कहानी कहने में इसके एक डॉक्यूमेंट्री बन जाने का भी खतरा था, लेकिन सच्चाई लाने के लिए खतरों से किसी को तो खेलना होगा। सिनेमा के लिहाज से फिल्म शिंडलर्स लिस्ट तक पहुंचने की कोशिश करती फिल्म है। सिनेमा के लिहाज से फिल्म शिंडलर्स लिस्ट तक पहुंचने की कोशिश करती फिल्म है। यहाँ का नरसंहार भले उस पैमाने का ना हो, लेकिन इस भयानक और भीतम सा एहसास उससे कुछ कम भी नहीं है।
फिल्म द कश्मीर फाइल्स पूरी तरह से विवेक अग्निहोत्री की फिल्म है। फिल्म की रिसर्च इतनी तगड़ी है कि एक बार फिल्म शुरू होती है तो दर्शक इससे आखिर तक बाहर नहीं निकल पाते। वे एंड क्रेडिट्स के वक्ता एकदम गुमसुम और खामोश से बस खड़े के खड़े रह जाते हैं और पता नहीं चलता कि पूरा हाल खड़े होकर एक निर्देशक के कर्म को शाबाशी दे रहा है। शिकायत कुछ लोगों को ये हो सकती है कि फिल्म अपने विषय के हिसाब से कैनवास का विस्तार नहीं पा सकी और फिल्म को तकनीकी रूप से और बेहतर होना चाहिए था, लेकिन जिन हालात और जिस बजट में यह फिल्म बननी दिखती है उसमें ऐसी कोई भी उम्मीद इस फिल्म से नहीं करनी चाहिए। मौजूदा दौर में सिनेमा की कड़वी सच्चाई यही है कि एक तेलुगु फिल्म का हिंदी संस्करण एक हिंदी फिल्म से ज़्यादा स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर कहीं इसी तरह का शोर शराबा नहीं, कहीं किसी तरह का हैशटैग रिलीज से पहले ट्रेंड करने में किसी बड़ी सेलिब्रिटी का सहयोग भी नहीं। यह फिल्म अपना प्रचार अपने आप करती है। बतौर निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने इस फिल्म में जज्बात बोए और एहसास काटे हैं। चिनार जैसे ऊंचे इम्तिहान में वह पूरे नंबरों के साथ पास हुए हैं, तो बस इसलिए कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने वाले कलाकारों और तकनीशियनों ने फिल्म में काबिल तारीफ काम किया है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स को इसके कलाकारों की बेहतरीन अदाकारी के लिए भी देखा जाना चाहिए। अनुपम खेर अरसे बाद अपने पूरे रंग में दिखे हैं। वह पर्दे पर जब भी आते हैं दर्द का एक दरिया सा उफान आता है और दर्शकों को अपने साथ बहा ले जाता है। उनका अभिनय फिल्म में ऐसा है कि इसे देखने के बाद अगले साल का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार उनके नाम होना बनता है। दर्शन कुमार ने फिल्म के अतीत को वर्तमान से जोड़ने का शानदार काम किया है। उनके कैंपस वाले भाषण और इस दौरान उनकी भाव भंगिमाएं देखने लायक हैं। चिन्मय मांडलेकर का अभिनय फिल्म की एक और मजबूत कड़ी है। तकनीकी तौर पर फिल्म बहुत कमाल की भले न हो, लेकिन उदय सिंह मोहिले ने अपने कैमरे के सहारे फिल्म का दर्द धीरे धीरे रिश्ते देने में कामयाबी